नावल नेम मेरी मोहब्बतों को करार दो। कंप्लीट नावल है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। एक तो मैं इस लड़की से बड़ा तंग हूँ, खुदा जाने कैसे इतना सो लेती है। या तो जब देखो नावल्स पढ़ती रहती है या कॉलेज से आकर बस सो जाएगी या टीवी के आगे बैठ जाएगी। आयशा बेगम गुस्से से बुड़बुड़ाती हुई अंदर दाखिल हुई तो इश्मा जो टीवी लाउंज पर बैठी टीवी देख रही थी, साथ ही कशफ बेगम और रिमशा बेगम भी बैठी हुई थी। इश्मा ने चौंक कर आयशा बेगम की तरफ देखा। क्या हुआ चाची, किसकी बात कर रही हैं और इतने गुस्से में क्यों हैं? शांति के अलावा और कौन है इस घर में जिसे सोने के और कीड़ों से डरने के अलावा और काम ही नहीं। अभी कॉलेज से आकर दोपहर से सोई हुई है, पर मजाल है इस लड़की के कानों पर कोई जूं भी रेंगी हो। 100 आवाज़ें दी पर एक नहीं सुना इस लड़की ने। इश्मा शांति की इतनी तारीफ पर हंस पड़ी। क्या हो गया चची, बेचारी सोती ही तो है। वो कीड़ों वाली और टीवी देखने वाली बात गोल कर गई थी, नहीं तो आयशा बेगम का पारा और हाई हो जाता। आयशा बेगम ने गुस्से से उसे देखा। जाओ जाकर इसे उठाओ, इससे पहले कि मैं इसे खुद जाकर उठाऊँ फिर 2 जूते भी लगाऊँ। मगरिब होने वाली है पर इस लड़की की नींदें नहीं पूरी होती। पता नहीं किस पर चली गई है सोने में। अभी उठाकर आ रही हूँ पर नहीं उठी। पता नहीं वो कैसी लड़कियाँ होती हैं जो माँ की एक आवाज़ में ही नींद से उठ जाती हैं। एक ये लड़की के पास पर ढोल भी बजा लो तो नहीं सुनेगी। उनकी धमकियाँ में इस अंदाज पर वो अब मुस्कुराती खड़ी हुई। इश्मा कमरे में दाखिल हुई। सबस और हाफ वाइट कलर के इंतजाज का फर्नीचर तरतीब से रखा था। पर्दे भी हमरंग शानजे ने बारबी डिज़ाइन वाले लगवाए थे। बेड पर आड़ी तिरछी मधुआं होकर गुलाबी और हाफ वाइट कंबल सर तक दाने और सोई हुई छोटी सी परी लग रही थी। बाल आधे बेड पर बिखरे हुए थे और कुछ मुंह पर थे। इश्मा की 2-3 दफ़ा आवाज़ देने पर भी जब वो टस से मास ना हुई तो इश्मा ने पानी से भरा गिलास शानजे पर उलट दिया। क्या हुआ? ये बारिश कैसे हो गई? इस अचानक अफ्तार पर वो बौखला कर उठी। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी भी अगर तुम ना उठी तो बहुत कुछ हो सकता है। चलो शाबाश उठो, चची का मीटर घूम चुका है। इश्मा ने पिचकारने के साथ उसे बाजू थामकर खड़ा होने का सहारा दिया। आपने मेरे ऊपर पानी क्यों फेंका? शानजे ने गुस्सीली नज़रों से इश्मा को देखते हुए कहा। वो इसलिए मैडम कि पिछले 1 घंटे से हर कोई आपको उठाने के लिए आ रहा है, पर आप शायद भांग पीकर या नशा करके सोई हुई हैं कि उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। इश्मा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। एक तो मम्मा को मेरी हर बात पर एतराज़ होता है, पता है इतनी अच्छी नींद आ रही थी। वो तासुब से बोली। अल्लाह अल्लाह करो, लड़की 2.5 घंटे से सोई हुई हो कॉलेज से आकर, और तुम अभी भी कह रही हो कि नहीं उठना। और चाची तुम पर ऐसे ही गुस्सा नहीं होती, तुम काम ही ऐसे करती हो कि चाची को गुस्सा आ जाता है और सिर्फ तुम्हारे ज़्यादा सोने पर एतराज़ करती हैं वो। इश्मा ने उसे उठाकर वॉशरूम में धकेला तो शानजे बुरे बुरे मुंह बनाती उठ खड़ी हुई वॉशरूम में चली गई। इश्मा खुद कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद वो लॉन्च में दाखिल हुई तो पहला सामना आयशा बेगम की घूरती हुई नज़रों का करना पड़ा। कशफ बेगम और रिमशा बेगम भी वहीं बैठी थी। वो खामोशी से सामने पड़े सोफे पर जा बैठी। तुम्हें दुनिया में कोई काम करना है या नहीं? हद होती है किसी चीज़ की। या तो हर वक्त तुम सोती हो या फिर कॉलेज आकर इधर उधर घूमती हो। मजाल है अगर तुम मेरी किसी बात का या डांट का असर हो जाए। कितनी बार बोला है कि कुछ खाना पकाना ही सीख लो, पर नहीं, जब भी कहती हूँ इधर उधर हो जाती हो। ये जो तुम्हारे तरीके हैं ना, आगे जाकर ससुराल में जूतियाँ खाओगे और तुम्हारी सास ने 2 झांपड़ लगाने हैं, फिर तुम्हारे शौहर ने भी चलता करना है कि जाओ बीबी अपने माँ बाप के घर जाओ। आयशा बेगम शांजे को भिगो कर मार रही थी, पर वो शांजे ही क्या जिस पर कुछ असर हो जाए। डांट भी ऐसे सुनती थी जैसे उसकी नहीं बल्कि अगले बंदे को सुनाया जा रहा हो। लोगों ने यही कहना है कि माँ ने कुछ नहीं सिखाया, पर लोगों को क्या पता कि बेटी माँ को चकमा दे जाती है। शांजे सोफे पर बैठी अपनी नींद भगाने की कोशिश कर रही थी। ससुराल के ख्याल से ही जुजड़ी वो ख्यालों में सास से झांपड़ पड़ते देख उछल पड़ी थी। चलो अभी मंगनी तक नहीं हुई, पर कल को कोई रिश्ता अच्छा मिल ही जाएगा। पर तुम्हारे करतूत है ही नहीं कि शादी के। मामा ने तो मुझे ना सिर्फ ससुराल भेज दिया बल्कि जूतियाँ भी लगवा दी और शोहर ने भी चलता कर दिया। वो तस्वीर में खुद पर होते देख रही थी। भाभी बस करें, बच्ची सीख जाएगी। रिमशा बेगम और आयशा बेगम ने आयशा बेगम की तरफ देखते हुए कहा, जो खुशीली नज़रों से शानजे को घूर रही थी। अब ये टुकर टकर मेरा मुँह क्या देख रही हो? महारानी अपनी आंखें खोलो, शाम हो गई है, अभी भी इस लड़की की नींद पूरी नहीं हुई। पता नहीं कैसे ये लड़की पैदा हो गई। आयशा बेगम ने अच्छी तरह शानजे की क्लास ली। जाओ इश्मा चाय बना रही है, देखो हो गई तो उसकी हेल्प करो। कशफ बेगम ने शानजे से कहा तो फ़ौरन वहाँ से उठकर भाग ली कि कहीं फिर से आयशा बेगम से लंबा सा लेक्चर न सुनना पड़ जाए। वो किचन में जाकर सारा गुस्सा बर्तनों पर निकाल रही थी कि इश्मा बोल पड़ी। क्यों बेचारे बर्तनों पर गुस्सा निकाल रही हो? इन बेचारों ने क्या कर दिया? इश्मा ने शानजे की नींद से सुर्ख होते चेहरे की तरफ देखकर कहा। शानजे ने गुस्से से इश्मा की तरफ देखा तो उसका गुस्से वाला चेहरा देख इश्मा की हंसी निकल आई।
शानजे शामी कबाब के प्लेट पर टखने वाले अंदाज में ट्रे शेल्फ पर रखी। अच्छा अब गुस्सा ना करो, मैंने चाय बना ली है, पकौड़े भी बन गए, तुम बस इन्हें ले जाओ, इश्मा ने शानजे से कहा जो नींद में झूल रही थी। शानजे भी चुपचाप ट्रे उठाए फूले मुंह के साथ बाहर निकल गई तो पीछे इश्मा शानजे को जाता देखकर हंस पड़ी। कशिफ बेगम, रिमशा बेगम, आयशा बेगम और मर्द हजरात सभी लाउंज में बैठे हुए थे। सदफ और दानियाल भाई आ रहे हैं पाकिस्तान और वो लोग यहीं शिफ्ट हो रहे हैं पाकिस्तान में, नुमान साहब ने सबको देखते हुए बताया। ये तो बहुत अच्छी बात है, कब आ रहे हैं वो लोग? रिमशा बेगम ने पूछा। आयशा बेगम और कशिफ बेगम भी बहुत खुश हुई थी। एहसन और हसन साहब को नुमान साहब ने पहले ही बता दिया था, कुछ ही दिन में वो लोग आ जाएंगे। आज सुबह मेरी बात हुई थी, नुमान साहब ने तफसील से सारी बात बताई तो सभी खुशखबरियों में फिर से मसरूफ़ हो गए। बच्चा पार्टी भी सदफ फूफो का सुनकर बहुत खुश हुई थी। सदफ फूफो की सब बच्चों से ज़्यादा शानजे से ही बनती थी। शानजे अपनी हर बड़ी छोटी बात सदफ फूफो को बताती थी। सदफ जब भी दुबई से कराची आती तो शानजे की लिस्ट ही इतनी लंबी होती कि फिर बाकी बच्चा पार्टी अपना मुंह लेकर बैठ जाती और इस बात पर भी सबकी लड़ाई होती थी, पर शानजे फिर भी हाथ नहीं मानती थी। इश्मा किचन का सब काम समेट कर आई तो शानजे टीवी देख के आगे बैठी मूवी देख रही थी। शानजे ये क्या कर रही है, कोई टाइम है मूवी देखने का? चलो शाबाश बंद करो और सो जाओ, सुबह कॉलेज नहीं जाना क्या? इश्मा ने शानजे को देखते हुए कहा जो मूवी देखने में इतनी मगन थी कि कुछ नहीं सुन रही थी। कि इश्मा क्या कह रही है? इश्मा ने देखा कि उसकी बात नहीं सुन रही तो उसने आगे बढ़कर टीवी का रिमोट उठाकर टीवी ऑफ किया। अरे अरे इशू, ये क्या क्या इतना अच्छा सीन चल रहा था, शानजे ने मुंह बनाते इश्मा से कहा। उस कड़े तेवर ली वो दोनों हाथ कमर पर टिकाए उसे ही देख रही थी। और जो मैं इतनी देर से बोल रही हूँ तुम सुन रही हो क्या? इश्मा ने फिर से टीवी का बटन ऑन करते हुए कहा। हाँ जी बताएं, हुआ क्या है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? शानजे इश्मा के साथ बेड पर बैठते बोली। तुमने कभी सुधरना भी है कि नहीं, ऐसे ही उधर मचाए रखना है हर वक्त? शानजे ने उसकी रात के 12 बजे मूवी देखने पर एतराज़ किया, क्योंकि अगर आयशा बेगम को पता लग जाता कि शानजे इतनी रात को मूवी देख रही है और सोई नहीं तो शानजे की वॉट लग जानी थी। पर इतनी डांट खाकर भी लड़की नहीं सुधरती और ना ही इस पर कुछ असर होता। अगर मैं सुधर गई ना तो दुनिया ने बिगड़ जाना है ईशवानी, शानजे ने जिस अंदाज में कहा इश्मा की हंसी निकल गई। अच्छा चलो अब और नहीं देखनी, कल देख लेना, अभी सो जाओ। इश्मा ने उठकर टीवी और लाइट बंद की और शानजे को लिटाकर उस पर कंबल उड़ाया और खुद भी उसके बराबर लेट गई। हसन साहब कराची के मशहूर बिजनेसमैन थे और इनकी जोजा गुलबानो बेगम। हसन साहब और गुलबानो बेगम के 4 बच्चे थे। बड़ा नुमान, जिसकी शादी हसन साहब ने अपने दोस्त की बेटी रिमशा से करवाई। रिमशा एक सुलझी हुई लड़की थी। हसन और रिमशा बेगम के 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा सवार और बेटी निमरा। दूसरे नंबर पर एहसन साहब थे, जिनकी शादी गुलबानो बेगम ने अपनी भतीजी कशफ से कराई। एहसन साहब और कशफ बेगम के 3 बच्चे थे, बड़ा बेटा हमजा, फिर इश्मा और उसके बाद हादी। तीसरे नंबर पर सदफ थी, जिनकी शादी दानियाल से हुई थी। शादी के बाद सदफ दुबई चली गई, हर खुशी गम के मौके पर पाकिस्तान आती थी। उनके 2 बच्चे थे, बड़ा शहीद यस्तानी और बेटी मिशा। चौथे नंबर पर थे हसन साहब, जिन्होंने अपनी पसंद से आयशा बेगम से शादी की और किसी को कोई एतराज़ ना था। हसन साहब और आयशा बेगम की एक ही बेटी थी शानजे, जो शादी के 10 सालों बाद बड़ी मिन्नत मुरादों से हुई। सबके आंखों का तारा, जिसमें सब घर वालों की जान थी, जो सबके लाड प्यार से बिगड़ी तो नहीं पर शरारती ज़रूर हो गई थी। नटखट सी लावाली, बेपरवाह, बेनियाज, अंदर से बहुत हसास तबीयत की मालिक, लोगों को तंग करके सबकी नाक में दम किए रखती थी। एक कार हादसे में हसन साहब और गुलबानो बेगम की डेथ हो गई थी। हसन साहब ने अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा खूबसूरत बंगला बनवाया, जिसमें सबके कमरे नीचे वाले पोर्शन में थे। दूसरे पोर्शन में सब बच्चा पार्टी के अपने अलग अलग कमरे थे, जहाँ हर वक्त उधर मचाए रखते थे कि फिर नीचे बड़ों तक उनका शोर नहीं जाता। जवार और इश्मा एक दूसरे को पसंद करते थे कि उनकी पसंद को देखते सब घर वालों ने उनकी मंगनी कर दी और अब कुछ दिन बाद शादी थी। जोया हमजा की मंग थी, उनकी भी शादी जवार और इश्मा के साथ होनी थी। निमरा की शादी नुमान साहब के दोस्त की बेटी से हुई, जो निमरा का क्लास फेलो असद था। वो निमरा को पसंद करता था। निमरा और असद के 2 बेटे थे, ओन और रियान। शानजे सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी और हादी ग्रेजुएशन कर रहा था। वो कॉलेज के ग्राउंड में घास पर पालती मारे बैठी बुक्स के अंदर नॉवल रखे पढ़ रही थी। हेलो, इधर क्या कर रही हो तुम? निदा उसे इधर बैठा देख उसके साथ ही घास पर बैठकर उससे पूछने लगी। सर अकरम ने क्लास से निकाल दिया, इसलिए डाइजेस्ट पढ़ रही हूँ, शानजे ने डाइजेस्ट पढ़ते सुकून से कहा। तो निदा ने हैरत से आंखें और मुँह खोले उसे देखने लगी। तुम क्यों निकाला उन्होंने तुम्हें क्लास से? मुझे टेस्ट नहीं आता, उन्होंने पनिशमेंट के तौर पर क्लास से निकाल दिया। आपकी बार भी शानजे के अंदाज में कोई फ़र्क ना आया।
और बजाय इसके कि तुम टेस्ट याद करो, तुम यहाँ बैठी ये पढ़ रही हो। तो और क्या करूँ फिर मैं? अब ये नहीं है कि मुझे याद नहीं, बस याद था पर मूड नहीं था देने का, इसलिए बोल कर आ गई। और मुझे ये नावल मुकम्मल करना था। कसम से रात से पढ़ी हूँ, बहुत मज़े का है ये नावल। शानज़ा ने शरारत से आंख मारते निदा से कहा तो अफसोस से सर हिलाने लगी कि इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। वैसे तुम्हें क्यों निकाला उन्होंने? शानज़ा ने डाइजेस्ट को गोद में रखते निदा की तरफ मुड़ करके पूछा। मैं आज फिर लेट हो गई इसलिए, निदा ने धीरे से बताया तो शानज़ा की हंसी छूट गई। शानज़ा के साथ निदा भी हंस पड़ी और फिर उनके कहके पूरे ग्राउंड में गूंज उठे कि आसपास के गुजरते स्टूडेंट्स भी इन पागलों को देखकर हंस पड़े। शानज़ा और निदा दोनों बचपन की दोस्तें थी, स्कूल कॉलेज और अब तक साथ थी। निदा का घर दूसरी कॉलोनी में था। उन्हें जब भी क्लास बंक करनी होती थी ऐसे ही बहाने बनाकर कभी कॉलेज के लॉन में बैठी नावल पढ़ती तो कभी कैंटीन में और कभी लाइब्रेरी में। शानज़ा कॉलेज में भी सबको तंग किए रखती थी, खासतौर पर अपनी क्लास में सबको ही। कभी कभार कॉलेज का कोई स्टूडेंट मिल जाए तो उसको कि एक दिन प्रिंसिपल ने उन दोनों को अपने क्लास के न्यू टीचर सरशर को तंग किया था। जब वे न्यू आए थे तो उन्होंने इन दोनों को प्रिंसिपल के ऑफिस भेजा और बदले में उन्होंने क्या किया? बदलों में उन्होंने कहा कि पहले हमें ट्रीट दे फिर बताएंगे। सरशर को भी इन दोनों नटखट सी प्यारी लड़कियां पसंद आई। बजाय इसके कि वो किसी और से पूछ रहे थे ऑफिस का या उनकी शिकायत लगा तो उन्होंने इन दोनों को बर्गर पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक से लंच कराया। जब उन दोनों को पता लगा कि सरशर ही उनकी क्लास की न्यू सर हैं तो दोनों शर्मिंदगी से मुंह में उंगलियां डाल गई और उससे माफ़ी भी मांगी थी। वो सब इस वक्त मीटिंग में बैठे हुए थे जब उनमें से उनके एक सीनियर ऑफिसर की आवाज़ आई। क्या बना इस केस का और कहाँ तक पहुँचा है? काम आधा हो गया है, बस इनके अड्डे तक पहुँचना बाकी है, एक ऑफिसर ने जवाब दिया। गुड, मुझे उम्मीद है कि इस बार हम उन्हें पकड़ लेंगे। वो एक बहुत बड़ा माफिया गिरोह था जो जवान लड़कियां, बच्चे, औरतों को अगवा करके उनको ज्यादती का निशाना बनाते और आगे बेचते थे। पर सर इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है कि उन्होंने कराची में धमाका करना है। एक जूनियर ऑफिसर ने उन्हें सारी बात बताई। उस शख्स ने हनकार भरा। अब आगे क्या करना है? उनमें से एक ने कहा। देखते हैं क्या करना है, वो पुरसोच अंदाज में कहते दूर खलाओं में देख रहा था। गाजी, तुम उस लड़की की जान क्यों नहीं छोड़ देते? ऐसा क्या है उस लड़की में कि तुम्हारा दिल आ गया है उस पर? उमर ने मजनू बने गाजी को देखते हुए कहा, जो जीन्स की पैंट पर वाइट शर्ट पहने, आस्तीनों को फोल्ड किए, सिल्की बाल माथे पर बिखराए, कुर्सी पर बैठे, टांगे मेज पर रखे, सिगरेट हाथ में दबाए, हाथ में पकड़े तस्वीर को देख रहा था। जो इसमें है वो किसी में नहीं। मेरी दीवानगी की हद अभी तुमने देखी नहीं, गाजी ने खोए हुए दिलकश लहजे में कहा। देखो गाजी, अगर तुम इस लड़की पर बैठे रहे ना तो हमारा प्लान फेल हो जाना है। अभी बहुत से काम करने हैं, तो अपनी दीवानगी को थोड़ा साइड पर रखो और आगे देखो अब क्या करना है। उमर ने उसे समझाया। मैंने अब प्लान बना लिया, हम पहले धमाका करेंगे और उसके बाद ही कॉलेज से लड़कियों को उठवाएंगे। उमर ने गाजी की मजनू बनी हालत को मुझे ये सब बताने और समझाने की ज़रूरत नहीं, वही होगा जो मैं कहूँगा। धमाके के बाद सबसे पहले मुझे वो लड़की चाहिए हाल हाल में, नहीं तो याद रखना यहाँ जितने भी तुम्हारे आदमी हैं ना, सबका वो हाल करूँगा कि उनकी रूह कांप उठेगी। गाजी ने सपाट अंदाज में कहा और उसके लहजे में ऐसा कुछ था कि उमर भी अपनी जगह से हिल गया और फिर बिना उसकी तरफ देखा गाजी कमरे से निकल गया। पीछे उमर अपना सर हाथों में गिराए गाजी की दीवानगी देखकर डर रहा था। पूरे घर में ज़ोरों शोर से तैयारियां चल रही थी। ख़वातीन किचन में घुसी नए पकवान बना रही थी। मर्द हज़रात सब एयरपोर्ट पर जाने के लिए निकल रहे थे। बच्चा पार्टी पहले तैयार होकर गाड़ी में बैठ चुकी थी कि आयशा बेगम का हुक्म था कि बच्चे घर पर रहकर इंतज़ार करें, सदफ ने घर ही आना है। पर शानज़ा पहले कब अपनी माँ की बात पर अमल करती और अब भी सबसे पहले तैयार होकर गाड़ी में वहीं बैठी थी। भाई तुमने भी जाना है? शानज़ा ने गाड़ी की तरफ आते नुमान साहब की तरफ देखते हुए कहा। नुमान, एहसन, हसन और जवार शानज़ा की किसी बात को टाल नहीं सकते थे, फिर चाहे वो कोई शरारत हो या कुछ भी। उल्टा सब उसके हिस्से की डांट भी खा लेते थे। कोई शरारत करने पर शानज़ा उन्हीं के पास भागती थी कि आयशा बेगम के फिर गुस्से से उसे सभी बचाते थे। हाँ जी बेटा, आप तो सबसे पहले जाएंगे और हम आपको छोड़कर भला जा सकते हैं? नुमान साहब ने प्यार से शानज़ा के गले में हाथ डालते कहा, जो प्यार भरी नज़रों से अपने ताया कम सहेली को देखकर मुस्कुरा रही थी। चलें फिर? शानज़ा ने शरारत से आंख मारते कहा। तुम? नुमान साहब ने मुस्कुराते हाथ सर हिलाया और कहा। बहुत शरारती हो गई हो शाना तुम तो। शानज़ा खिलखिलाकर हंस पड़ी। सब एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए थे। एक गाड़ी में हसन साहब थे, दूसरी गाड़ी में जवार और हमजा, जबकि तीसरी गाड़ी में ड्राइवर के साथ नुमान साहब, शानज़ा और हादी थे। इश्मा घर में ही ख़वातीन के साथ उनकी हेल्प करवा रही थी। ये सब बच्चे कहाँ गए? नहीं तो इन्हें इतनी देर में भी सुकून से कैसे बैठे हुए थे? आयशा बेगम ने रिमिशा बेगम से पूछते हुए कहा। लगता है सबके सभी एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं, कश्यप बेगम ने सलाद के लिए प्याज काटते हुए कहा।
मैंने मना भी किया था, पर मजाल है ये लड़की सुधर जाए, आयशा बेगम ने थोड़े गुस्से से कहा। अरे भाभी, बच्ची है, छोड़ दें, समझ आ जाएगी आगे जाकर, रिमशा बेगम ने आयशा का परेशान चेहरा देखकर कहा। भाभी, डर लगता है, अगले घर भी इसने जाना है, पता नहीं आगे कैसे लोग मिलेंगे, इस लड़की का बचपना ही ख़त्म नहीं होता। आयशा बेगम के लहजे में शांति के लिए फ़िक्र और प्यार दोनों थी। इंशाल्लाह हमारी प्रिंसेस के लिए अल्लाह ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अल्लाह पाक पर भरोसा रखो, जिस मालिक ने पैदा किया है उसने वसीले भी बनाए हैं। ये तो हम बनते हैं जो थोड़ी थोड़ी बात पर परेशान होकर सोचने लगते हैं, पर वो जो ऊपर बैठा है ना, दो जहानों का मालिक, उसने बेहतर से बेहतरीन हर बंदे के लिए सोच रखा है। रिमशा बेगम ने आयशा बेगम का हाथ पकड़ते कहा तो आयशा बेगम बेशक कहते हुए सर बस बात में हिलाने लगी। इतने में बाहर लॉन में गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। लो देखो आ गए सब, कशफ बेगम कहते साथ इस लाद का सामान साइड पर करते उठ खड़ी हुई। सदफ बेगम को लेकर वो सब आ गए थे और खातिन अब सदफ पुप्पो से मिल रही थी। बच्चों ने अलग से दावा बोल दिया था। पुप्पो मेरे गिफ्ट तो सब लेकर आई हैं ना आप, शांजा ने सदफ पुप्पो से कहा। लेकर आए हैं हम, हमारी क्यूट सी भतीजी, सदफ बेगम ने खिलखिला कर शांजा से कहा। चलो भाई बाकी सब बातें करो, मैं बातें बाद में करना, चलो पहले खाना खा लो, रिमशा बेगम ने सबको देखते कहा जो बातों में इस कदर मसरूफ़ थे। अरे दानियाल भाई, हमारा शहीद बेटा नज़र नहीं आ रहा, वो कहाँ है? नुमान साहब ने उठते हुए दानियाल साहब से पूछा। भाई साहब उसे कुछ काम था तो जल्दी ही दुबई की फ़्लाइट से निकल गया, कुछ देर तक आ जाएगा। दानियाल साहब ने उन्हें तफसील से बताया तो नुमान साहब सर हिला गए और फिर सब ने बातों के दौरान खुशगपियों में खाना खाया। खाने के बाद सदफ फूफो आराम करने कमरे में चली गई। शांति तैयार होकर नीचे आई तो सब बड़ों के दरमियान कोई बैठा हुआ नजर आया। मामा, मैं जोया की तरफ जा रही हूँ, शांति सीढ़ियों से बोलती है, जहाँ वो कोई हैंडसम बैठा हुआ नुमान साहब और बाकी सबसे बातें करता हुआ नजर आ रहा था। कहाँ जा रही हो तुम? शांति बेगम ने शांति की तैयारी की तरफ देखते हुए पूछा। मामा, हम जोया की तरफ जा रहे हैं, कमाई स्टडी के लिए। शांति उस हैंडसम को अपनी नज़रों से घूरते हुए लापरवाही से बोली तो उस हैंडसम की नज़र भी शांति पर पड़ी और बस मबहूत सा एक ट्रांस की कैफियत में टिकटिकी बांधे शांति को देखने में मगन हुआ, जो जीन्स का खुला पजामा पहने, प्रिंटेड धानी रंगा कुर्ता पहने जिस पर से एम्ब्रॉयडरी हुई थी, मासूमियत से पुर चेहरा, बेतहाशा सुर्ख और गुलाबी रंगत, सतवा नाक जिसमें डायमंड की लौंग जगमगा रही थी, गुलाबी लाल टमाटर जैसे सुर्ख कटावदार होंठों के ऊपर का तेल जो मुकाबिल देखकर होश गंवा बैठे, सबस रोशन चमकती आंखें, कुदरत की बनाई खूबसूरत जीती जागती शाहकार थी वो, एक चलती फिरती क़यामत, मुकम्मल बेतहाशा हुस्न से लैस, अपनी हुस्न से लापरवाह, शान से हमदानी। इस सादगी से भी तैयार हुई वो अगले बंदे के होश उड़ाने को तैयार थी। मुँह बसोरे खड़ी हो जाने के लिए पर तोल रही थी। शांजे बेटा, अभी मत जाओ, देखो सदफ पुप्पो के बेटे से मिलो। शहीर बेटा, ये शांजे है। आयशा बेगम की आवाज़ पर शहीर इस बेपरवाह हसीना को देखने में मसरूफ़ फ़ौरन होश में आया। अस्सलाम वालेकुम। हमारे बंदे मर्तन क्या न करते, एक मुसद्दक शांजे ने लठमार अंदाज में सलाम किया। शांजे का सलाम करने का अंदाज देख सबके लबों पर तभी तभी मुस्कुराहट तोड़ गई, जबकि आयशा बेगम का जी चाहा कि यही मेहमान के सामने एक जूता उतार कर उसे पूरे घर में भगाएं ताकि उसकी अकल ठिकाने आ जाए। पर वहाँ दूसरी तरफ शांजे शरारती मुस्कुराहट आयशा बेगम की तरफ उछाल कर बाहर की तरफ भाग गई। पीछे सबने जोरदार कहका लगाया। वो और जोया क्लास में बैठी बातें कर रही थी। पीरियड भी दरअसल का चल रहा था। काफ़ी बार दोनों को टोक चुके थे। न जाने ऐसे कौन से राजो नियाज थे कि दोनों के ख़त्म ही नहीं होने में आ रहे थे। तंग आकर सरशर ने उन दोनों को खड़ा किया। स्टैंड अप, खड़ी हो जाएं आप दोनों, कब से मैं आप दोनों को नोट कर रहा हूँ, पर आप दोनों की कौन सी ऐसी बातें जो ख़त्म नहीं हो रही, बोले। सरशर ने गुस्से से सख्त लहजे में पूछा। पर आज तक शांजे पे अपनी माँ की डांट का असर नहीं पड़ा था तो सरशर की डांट का कैसे लेती। डांट के मामले में शांजे बहुत ढीठ किस्म की लड़की थी। हर चीज़ से डर जाएगी, पर मजाल है जो किसी बात का असर ले ले। शांजे किसी खूबी की वजह से सब टीचर्स भी मुतासिर थे कि वो डांट को मनफी नहीं लेती बल्कि हंस कर टाल जाती थी। अल्लाह सर, आपको नहीं पता कि गर्ल की बातें नहीं ख़त्म होती कभी भी, और हम भी गर्ल्स हैं और हम दोनों बहुत ही अहम मसला डिस्कस कर रहे हैं। शांजे ने आखिर पटपटाते हुए कहा। कौन सा अहम मसला, ज़रा हमें भी बताएं। सरशर ने दोनों बाजू सीने पर बांधे फुर्सत से खड़े होकर दिलचस्पी से उन्हें देखा। सर, मेरी कज़न्स के आपस में शादी है। इश्मा आपी, जवार भाई, हमजा भाई और रिमशा आपी। शांजे ने नाम भी बता दी, जबकि जोया का जी चाहा काश शांजे की बेवकूफ़ी पर अपना सर पीट ले कि नाम तक बताने की क्या ज़रूरत थी। शांजे, नाम बताने की पागल लड़की, ज़रूरत तक क्या थी। तुम्हें कल नाम की कोई चीज़ ट्रांसफ़र होगी कि नहीं? जोया ने शांजे के पाँव पर पाँव मारते हल्की सी आवाज़ में कहा, पर सरशर ने बसानी जोया की बात सुन ली और उनके होंठ मुस्कुरा उठे।
अच्छा जी, कब है शादी? सरशा ने छोटी सी बारबी डॉल को देखते पूछा। अभी होगी ना सर, फूफो वाले आए हैं तो अब बड़े पापा डेट फिक्स करेंगे। अब ये भी बता दें कि आप दोनों का बोर्ड की तरफ ध्यान क्यों नहीं है? मैं जो टेस्ट का बता रहा हूँ वो क्यों नहीं सुन रही? सरशा ने उन दोनों को देखते पूछा। हमारा दिल नहीं कर रहा सर, बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है और आप सड़े हुए करेले की तरह हमें पढ़ाया जा रहा है। ये नहीं कि हम इतने मासूम प्यारे से बच्चों को आप फ्री पीरियड दें। जब मौसम अच्छा होता है तो फ्री पीरियड देना चाहिए। क्या आपको इतना भी नहीं पता? शांजा ने शाही अंदाज से मासूम लहजे में कहा। तोशर का दिल चाहा उस लड़की की ऊटपटांग बातें सुनता ही जाए, और सरशा जो किसी की नहीं सुनते थे, तो जब से आए थे शांजा की ऊटपटांग बातें सुनकर मुस्कुरा कर हंस रहे थे। शांजा की बातों पे उनके होंठ अपने आप ही मुस्कुरा उठते थे। ठीक है, चाहे आप लोग फ्री पीरियड दिए सबको, पर अगली बार क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है? सरशा ने फ्री पीरियड के साथ वार्न भी किया तो शांजा के साथ पूरी क्लास खुशी से चीख पड़ी और शांजा मुस्कुराकर कमरे से जोया के साथ फ़ौरन भागी तो सरशा भी मुस्कुरा दिए। सदर फूफो वालों को आए एक हफ्ता हो चुका था और अब सब आपस में डिस्कस कर रहे थे कि शादी कौन सी डेट रखी जाए। रात के खाने के बाद सब घर वाले मिलकर लाउंज में बैठे चाय के साथ लुत्फानंदोज़ हो रहे थे। सर्दियों की आमद थी। ठंडी ठंडी रातें सबको ही अपने अपने लिहाफ में जकड़े बैठे थे। इस महीने की कोई डेट रख लेते हैं, नुमान साहब ने उन सबकी तरफ देखते हुए कहा। नहीं नहीं, इतनी सारी तैयारियां हैं, वो कैसे होंगी? अगले महीने की डेट कोई रखें। ख्वातीन ने नुमान साहब की बात की नफ़ी करते कहा। तैयारियों का क्या है, हो जाएंगी वो तो। बाकी जो लिस्ट है वो बना दीजिएगा, सब हो जाएगा। आप लोग सब ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे शादी ना हो गई, मुल्क ही आज़ाद कराना हुआ। दनियाल साहब ने उन्हें छेड़ते हुए शरारत से कहा तो सब मर्द हजराते उनके हाँ में हाँ मिलाई। शादी जल्दी रखिएगा, फिर अगले महीने मेरे पेपर स्टार्ट हो जाना है, मैं ठीक से एंजॉय नहीं कर पाऊंगी, शांजा ने मुंह बसोरते हुए कहा। और फिर काफ़ी देर की बहस के बाद इसी महीने की आखिरी तारीखों में कोई तारीख रखी गई तो शांजा को अपनी तैयारियों की फिक्र पड़ गई। तुम क्यों इतना शोर कर रही हो जैसे उनकी नहीं महारानी जी आपकी शादी हो? उनकी तैयारियां नहीं करते, हम आपकी तैयारी कर लेते हैं। आयशा बेगम ने शांजा को देखते तंज किया। जी हाँ, पहले मेरी ही कर लें, शांजा ने भी ट्रीटमेंट का मुजाहरा करते हुए कहा तो सबके कह पूरे लॉन्च में गूंज उठे। प्लान का क्या बना गाजी? मुझे नहीं लगता कि तुमने धमाका करवाना भी है, उमर ने गाजी को देखते हुए कहा, जो रिलैक्स होकर बैठा कुर्सी पर हाथ में सिगरेट पकड़े चला रहा था। मुझे तमाम बताकर चलने की ज़रूरत नहीं है। गाजी को कब क्या करना है वो बिना इन्फॉर्म किए किसी को भी करता फिरता है अपने तरीके से। मुझे तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत नहीं है, गाजी ने सुकून से सिगरेट का कश लेते हुए जवाब दिया। पर गाजी, बाहर से पाशा के फ़ोन पर फ़ोन आ रहा है कि तुम लोगों का प्लान नहीं है तो हम कर लेते हैं धमाका, उमर ने पाशा के बारे में बताया। मेरा प्लान कुछ और है, पाशा मुझसे कोई बड़ा नहीं है, उसे कहो कि तुम्हें जहाँ काम बोला गया है वही करो, ज़्यादा मेरा दादा बनने की ज़रूरत नहीं। गाजी ने उमर को कुर्ते कश लगाया और बोला। पीछे उमर गुस्से से कमरे से निकल गया तो गाजी ने एक नज़र कमरे के दरवाजे पर डाली जहाँ से उमर गया था और फिर सर झटक दिया। ये अपने आप को समझता क्या है? उमर गुस्से से शराब का गिलास हाथ में पकड़े घूंट घूंट पी रहा था और मेज़ पर हाथ मारते कहा। साहब, तुम उसके कहने पर क्यों चलता है? तुम खुद धमाका क्यों नहीं करवा लेता? उमर के पास खड़ा आदमी जब्बाल बोला। मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं हूँ मैं गाजी के बगैर। इस वक्त वो जितना पावरफुल है, जितनी ताकत उसके पास है, पुलिस भी उसका कुछ नहीं कर सकती। 1 मिनट ना लगा है वो हमें उड़ाने में, उमर गुस्से से चीखते हुए बोला। फिर आप कब तक ऐसी गाजी के इशारों पर चलता रहेगा? तो मैं खुद ही कुछ करना पड़ेगा, जब्बाल ने उमर के करीब ही झुकते हुए कहा, जो अब एक शराब का बोतल का ढक्कन खोलकर गिलास में कुछ उंडेल रहा था। अब हम नहीं करेंगे कुछ, जो भी करेगा पाशा करेगा, उमर ने कुछ सोचते हुए कहा। तो जब्बाल लड़का भी उमर की बात सुनकर हंस पड़ा। हमदानी हाउस में शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही थी। हर तरफ गहमा गहमी थी। रोज़ रात को शांति अपने दोस्तों और सब घर वालों को इकट्ठा करके डांस की प्रैक्टिस करती और करवाती। और अब भी सबकी तैयारी, कपड़े जूते सब लिए जा चुके थे, बस एक ही बंदे की तैयारी रह गई थी और वो थी शांजा मैडम, जिसे प्रैक्टिस और गाने के बजाय के अलावा अपनी तैयारी भूली हुई थी। शांति, तुमने कब करनी है अपनी तैयारी? आयशा बेगम ने लाउंज में नीम दराज आधी लेटी आधी नीचे कारपेट पर झूल रही थी। वो ओ माय गॉड मामा, मैं समझी कि आपने मेरी तैयारी कर ली होगी। शांति की तैयारी करना कैसे भूल गई आप? जब तक मेरी तैयारी नहीं होगी शादी कैसे होगी मामा? शांति हैरत में डूबे शरारती लहजे में बोली। उसकी एक्टिंग देखकर इमशा, कशफ और सदफ फूफो के होठों पर मुस्कुराहट रिंग गई। अब तुम फ्री ना हो जाओ, अपने लिए ड्रेसेस ले आओ, फिर जब मैं तैयारी करूँ तो 100 नुक्स निकाल दियो कि ये क्या है वो क्या है। अब इतने काम करने थे, सब करते करते मैं भूल गई। आयशा बेगम शादी के लिए गए कपड़ों को पैक कर रही थी। पर मैं किसके साथ जाऊँ अभी? शान से मुँह बसोड़ते बोली। शोना, जैसे आप जोया के घर जाती हो ना वैसे ही चले जाओ।
चलो अब ज़्यादा नखरे ना करो, सदा फूफो भी जा रही हैं तुम्हारे साथ और बाकी बच्चा पार्टी भी कुछ की चीज़ें रह गई हैं। चलो जल्दी, अब शादी में बस 3-4 दिन ही रह गए हैं। आयशा बेगम ने शांति की बात का असर ना लेते हुए कहा। अल्लाह अल्लाह, मतलब कि सबकी शॉपिंग हो गई, बस मेरी ना हुई? मम्मा शेम ऑन यू, आप अपनी लाडो रानी को भूल गई। रात को आपको बुरे ख्वाब में पापा आपको डराने आएंगे। शांति ने भरपूर रिकॉर्ड लगाते हुए आयशा बेगम को आंख मारते हुए कहा, क्योंकि जब भी शांति आयशा बेगम को तंग करती थी तो आयशा बेगम चिढ़ती थी। शांति की इस बात पर फिर से मसनूई गुस्से से उन्होंने शांति को घूरा। कितनी बड़ी ड्रामेबाज हो गई हो शांति, बहुत शरीर हो गई हो। सतत पुप्पो ने शांति के कान पकड़ते हुए कहा। अरे पुप्पो समझा करें ना, चलें अब देर हो जाएगी, फिर मेरी तैयारी रह गई तो शादी की डेट कैंसिल ही ना हो जाए कहीं। शांति सतत पुप्पो से अपना कान छुड़ाते शरारत से उन्हें आंख मारते हुए बाहर की जानिब भागी तो सब पीछे हंस दिया। शांति सबको इकट्ठा करके सदफ पुप्पो के साथ शॉपिंग मॉल पहुंच गई थी और अब सब अपनी अपनी चीज़ों के लिए फ़िक्रमंद थे। सबको अपनी अपनी तैयारी की पड़ी हुई थी और इन सब में बस एक ही बंदी ऐसी थी जिसे कोई फिक्र ना थी। वो ऐसे उनके साथ घूम रही थी जैसे वो अपनी तैयारी के लिए नहीं आई, उनकी तैयारी के लिए उनके साथ आई हो। चलो शांति, इस शॉप में चलें। सदफ पुप्पो ने शांति का हाथ पकड़ते एक बड़ी सी शॉप में दाखिल होते कहा। शॉप में सब रेडीमेड ड्रेसेस थे, हर किस्म की वैरायटी के साथ ब्रांडेड कपड़ों से भरी हुई थी। पुप्पो वो ड्रेस देखें, शांति ने एक सूट की तरफ इशारा करते सदफ पुप्पो से कहा। ब्यूटीफुल। सदफ पुप्पो के मुंह से बेसाख्ता तारीफ निकली। वाइट और पिस्ते कलर में स्टोन के काम से बनी शॉर्ट कैपरी और कैपरी के साथ फुल आस्तीनों और गले पर बहुत खूबसूरत काम किया गया था। पुप्पो शादी के लिए ठीक है ना? शांति ने सदफ पुप्पो को देखते हुए कहा। हाँ मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, ये सूट मेरी प्रिंसेस पे बहुत सूट करेगा। सदफ पुप्पो ने शांति के गाल छूते हुए कहा। पुप्पो ये देखें, शांति ने एक और हाथ में पकड़े सूट को देखते हुए कहा। वाह शांति, तुम्हारी चॉइस बहुत प्यारी है। सदफ पुप्पो ने स्टाइश करी नज़रों से उसे देखते कहा तो शांति जोर से हंस दी। शांति ने इसी शॉप से 4-5 और अपने लिए सूट पैक करवाए और सदफ पुप्पो ने भी अपने लिए सूट और शॉप से बाहर बाकी यंग पार्टी की तरफ चल दी जो अपना अपना सामान लिए कैफ़े में इन दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। दानियाल, हमें फारिस को अपने साथ ले आना चाहिए था। सदफ ने बेड पर बैठे दानियाल साहब को तरफ देखते कहा जो टीवी का रिमोट हाथ में पकड़े टीवी चैनल सर्च करने में मसरूफ था। बेगम, तुम्हें बताया ना हमारा बेटा वहाँ क्यों रुका है, फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो? दानियाल साहब ने सदफ बेगम के मुतफक्किर चेहरे की तरफ देखकर कहा। फिर भी मुझे डर लग रहा था दानियाल, वो वहाँ पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा। सदफ ने परेशान लहजे में कहा। देखो सदफ, अल्लाह पर भरोसा रखो, हमारा बेटा वहाँ ठीक है। मेरी कल उससे फ़ोन पर बात हुई है। दानियाल साहब ने तसल्ली भरी लहजे में सदफ बेगम को तफसील से बताया तो सदफ बेगम दानियाल साहब की बात पर सर हिलाकर रह गई। जाना मेरी हंसी, मेरी खुशी, मेरे मुस्कान हो तुम, सुनो मेरा सुकून, मेरा चैन, मेरी जान हो तुम। गाजी सोफे पर अपने दोनों पाँव फैलाए नींद दरासा हाथ में पकड़ी तस्वीर को देख गुनगुना रहा था। गाजी तस्वीर को देखते अपने होशो हवास खोए उस परी पेकर का चेहरा अपनी आंखों में संवारने में मगन पूरी रात यहीं सोफे पर बैठकर गुजार चुका था। आज असद और निमरा की भी फैमिली समेत सब हमदानी हाउस आए हुए थे। पूरे घर में ऑन और रियान की कलकारियाँ गूंज रही थी। दोनों भी 3 साल के थे। अच्छा किया असद बेटा, तुम लोग जल्दी आ गए। मेरी तो नाक में दम कर रखा है शांति ने कि निमरा आप ही और बच्चे कब आएंगे। कश्यप बेगम ने ऑन और रियान को लॉन्च में हाथी के साथ खेलते देखकर कहा। आंटी आना तो था ही, फिर इसलिए मामा वालों ने भी कहा कि चलते हैं पहले ही। असद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रिमशा बहन, देर से आते तो मेहमानों की तरह आना लगता, फिर आपने इतने प्यार से हमें बुलवाया तो कैसे मेहमानों की तरह शिरकत करते। सहर बेगम ने रिमशा बेगम की तरफ देखते हुए कहा। चलिए ये तो बहुत अच्छा किया, अब आप ही हमारे साथ मिलकर कुछ तैयारियां जो रहती हैं वो करवाएं ताकि जल्दी काम निमट जाए। आयशा बेगम ने सहर बेगम की तरफ देखते कहा तो सहर बेगम कुछ सर हिलाकर राजी हुई। और शहसवार बेटा आप क्या करती हैं? सदफ पुप्पो ने खूबसूरत सी शहसवार को देखते हुए कहा। शहसवार ने सब्ज़ और स्याह रंग की शॉर्ट शर्ट और लॉन्ग ट्राउज़र पहने, दुपट्टा गले में डाले सादगी से तैयार हुई बहुत प्यारी लग रही थी। शहसवार शांजे से 2-3 साल बड़ी थी। शांजे भी 17 की थी और इतनी ज़हीन थी कि 3 साल की उम्र में ही स्कूल जाने लगी और अब 17 की उम्र में वो 2nd ईयर में थी, जबकि शहसवार अभी BS ऑनर्स के पेपर देकर फ्री हुई थी। आज रात मायूं की तकरीब थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी। सारे अरेंजमेंट हमदानी हाउस के बड़े से लॉन में बहुत खूबसूरती से किए गए थे। सारे घर को लाइटिंग से दुल्हन की तरह सजाया गया था और सब अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ़ थे। सब खातिन मर्द हजरात तैयार होकर लॉन में आ गए थे। मेहमान आना शुरू हो चुके थे पर अभी तक कोई यंग पार्टी तैयार नहीं हुई थी। मीशा तैयार हो चुकी थी, एक तरफ बैठी उन सबकी तैयारी देख रही थी। इश्मा ने पीले रंग की कुर्ती और ऑरेंज लहंगे सबस दुपट्टा मैचिंग चूड़ियाँ सर पर टिकाया वो गजब ढा रही थी। मीशा ने ऑरेंज कुर्ती पीले लहंगे में सबस दुपट्टा लिए तैयार हुई। मेहंदी चूड़ियों से सजी कलाइयों में बहुत प्यारी लग रही थी।
निम्रा अपने बच्चों को तैयार करके खुद भी तैयार होकर नीचे जा चुकी थी। शांति ने आज की तकरीब के हिसाब से लंबी शर्ट, चुना हुआ दुपट्टा और चूड़ीदार पजामा पहने, जिस पर पट्टी का खूबसूरत सा सिल्वर काम किया था। उसकी बेतहाशा गोरी रंगत नाजुक सरापे पर खूब जच रहा था। मेकअप के नाम पर बस पिंक लिप ग्लॉस लगाए, आंखों में काजल भर भर के, दोनों कलाइयों में चूड़ियाँ सजाए, लंबे गोल्डन सिल्क के बालों को कमर पर फैलाए, आज महफिल की जान लग रही थी। शहसवार ने लंबी शर्ट, चूड़ीदार पजामा पहने, नेट का दुपट्टा लिए, हल्के मेकअप में ग्रे आंखों को कातिल हसीना बनाए हुए थी। नीचे लॉन में शांति और शहसवार इश्मा मिशा को लिए आई तो सबने बहुत जोर से होटिंग की थी। कैमरामैन धड़ाधड़ तस्वीरें बनाए जा रहा था। फुल वॉल्यूम में म्यूजिक लगाए, कानों को फाड़ देने वाली तेज आवाज़ में गाने लगाए जा चुके थे। स्टेज पर इश्मा मिशा को जब हमजा और जवार के पहलू में बिठाया गया तो एक बार फिर सब कज़न्स ने मिलकर होटिंग की थी। शहसवार एक हाथ से फूलों का थाल संभालती किचन से वापस लॉन में जा रही थी कि साइड से आते शहीर यस्तानी से टकराई। शहीर ने अपना हाथ शहसवार की कमर के टिकाए से गिरने से बचाया था। शहसवार ने गिरने के डर से आंखों को बंद किए खड़ी हुई और शहीर बस यकटक शहसवार के हसीन मुखड़े की तरफ देख रहा था। जब से देखा तुम्हें तेरा चेहरा सोना लगता है, तेरे आगे हमें चांद भी फीका लगता है। बेसाख्ता शहीर के लबों से शहसवार को देखते शेर निकला। शहसवार ने पट से आंखें खोली। शहीर को खुद कितने पास उसकी बाहों में देखकर उसका दिल जोर से धड़का। ठीक हो तुम? शहीर ने शहसवार को खड़ा करते नजरों में बेपनाह प्यार लिए उसके चेहरे की तरफ देखते पूछा तो उसने इस्पात में सर हिलाते हुए जवाब दिया, यार कितना शर्माती हो तुम। शहीर ने कहा तो वो झेप गई। शहसवार शहीर के जज्बे लौटाते नजरों से पजल हो रही थी। चलें क्या? वहाँ सब राह देख रहे होंगे। शहसवार ने आहिस्ता से कहा तो शहीर की तरफ देखा। दिल तो नहीं चाह रहा, तुम ऐसे खुद के सामने, बस तुम्हें खुद के सामने ऐसे बिठाए देखता रहना चाहता हूँ, पर यह जालिम समाज, जाना तो पड़ेगा। शहीर ने शरारत से कहता है बेचारगी से कहा तो शहसवार शहीर की बात सुनते हंस पड़ी। 4 साल पहले शहीर और शहसवार निम्रा और असद की शादी में मिले थे और तब से शहसवार और शहीर एक दूसरे को पसंद करते थे। बड़ों में भी उनकी बात पहले ही तय पा चुकी थी और शादी शहसवार की पढ़ाई के बाद होनी थी। अब शहसवार की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। हमजा सवार के वलीमे में शहसवार और शहीर का निकाह था। मेहंदी की तकरीब के बाद सब मेहमान खाना खाकर चले गए। अब सब घर वाले एक बड़ी सी टेबल के गिर्द बैठे सब खाना खा रहे थे कि दानियाल साहब दरवाजे की तरफ देखते बोल पड़े, फारिस मेरा बच्चा आ गए तुम। दानियाल साहब खड़े होते हुए फारिस के पास आए कि सब ने गर्दनें मोड़े दानियाल साहब के पास खड़े फारिस को देखा। ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट, कोट हाथ में पकड़े, ब्लैक ही ग्लासेस सर पर टिकाए, अपनी मर्दाना शाहाना वजाहत समेत खड़ा सबसे अलग और हैंडसम लग रहा था। सभी बारी बारी फारिस से मिले थे। अगर कोई सुकून से बैठा था शख्स था तो वो थी शांति, जो इर्द गिर्द से बेनियाज खाने में मगन थी। आसपास के सब घर वालों को भुलाए बैठी थी, जैसे अभी ना खाया तो पता नहीं मिले या ना मिले, ये वाला हिसाब था उसका। उनमें एक ही शख्स ऐसा था जिसकी नज़रें शांति के चेहरे के गिर्द मंडरा रही थी, पर शांति का ध्यान बस अपने खाने पर था। शांति बेटा खाना इधर ही है, पर फारिस से मिल लो। आयशा बेगम ने शांति को खा जाने वाली नजरों से घूरते बोला, मम्मा अभी टाइम नहीं है, मुझे बहुत भूख लग रही है और नींद भी आ रही है, मुझे इस वक्त बस खाकर सोना है। शांति खाना मुंह में ठूसे हुए भरे हुए मुंह के साथ बमुश्किल बोली, जबकि आयशा बेगम का जी चाहा कि खुद का सर पीट ले। कैसी बेमुरवत बेटी अल्लाह ने उन्हें दी थी, जबकि बाकी सब ने इस सिचुएशन को खूब इंजॉय किया और वो शख्स बस अपनी जज्बे लुटाती नजरों में दुनिया जहाँ का प्यार समोए उस दुश्मन जहाँ को देख रहा था। आज बारात थी। बारात का सारा इंतजाम होटल में किया गया था। लड़कियां सब तैयार होने पार्लर जा चुकी थी। इश्मा मिशा ने निम्रा, शांति और शहसवार के साथ तैयार होकर सीधा होटल आना था। दुल्हन बनी इश्मा मिशा डल गोल्डन रेड कामदार लहंगे में खूबसूरती से किए मेकअप ज्वेलरी में तैयार हुई बहुत हसीन लग रही थी। निम्रा ने आज की तकरीब की मुनासिबत से साड़ी का इंतखाब किया था। शांति ने वाइट और पिस्ता कलर की शॉर्ट कैप्री के साथ गोल्डन स्टोन के काम से बनी खूबसूरती से किए गए मेकअप ज्वेलरी और खुले बालों के साथ ये जाने बगैर कि किसी के दिल पर शांति की ऐसी तैयारी बिजली गिरा रही थी। शहसवार ने सिर्फ गोल्डन खूबसूरत से काम वाली मैक्सी पहने तैयार हुई बहुत प्यारी लग रही थी। निकाह हो चुका था। अब शांति शहसवार जोया के साथ मिलकर स्टेज पर दूध पिलाई के नस्म कर रही थी। शहीर, फारिस, हादी और कुछ मेहमान भी वहीं खड़े शांति की बातों को भरपूर इंजॉय कर रहे थे। हमजा भाई पैसा निकालें, शांति ने अपनी हथेलियों के सामने फैलाई। यार तुम बहन हो या मंगती, कब से मांगे ही जा रही हो। हमजा ने शांति को छेड़ते हुए कहा, भाई शराफत से पैसे दे, नहीं तो अपनी दुल्हन को मैंने अपने साथ घर ले जाना है। रुखसती से पहले फिर घर ना आएगा कि बगैर और फिर ना कहिएगा कि रुखसत के बगैर ही आ गई।
शानदार ने धमकाने वाले अंदाज में कहा। खैर यार, आना तो इसी घर में ही है, एक कमरे से दूसरे कमरे में। हमजा भी शानजे को छेड़ने से बाज न आया। जवार भाई, इनको कहिए कि शराफत से पैसे निकालें। शानजे ने बच्चों की तरह लूटते जवार से हमजा की शिकायत की। हमजा, पैसे तो मेरी गुड़िया को तंग ना करो। जवार से अपनी लाडली का रूठना ना देखा गया तो हमजा से कहा। क्या भाई, आप बिना तंग कर रहा था? ऐसा हो सकता है कि ना दूं पैसे अपनी परी को? अभी आपको पता नहीं किसने घर जाके फिर से पैसे मांगने हैं। हमजा ने शानजे की तरफ देखते आंख मारते हुए कहा। अच्छा, तुम ऐसा करो कि जो घर जाकर मांगने हैं एक ही साथ मांग लो। हमजा ने शानजे से कहा। शहसवार बिज्जू, कितने मांगूं? शानजे ने शहसवार से पूछा। मांग लो दिल खोलकर। शहसवार ने भी मौके का फ़ायदा उठाया। ठीक है, फिर ऐसे करें, निकाले 2 लाख। शानजे ने सुकून से कहा कि हमजा अपनी जगह उछल पड़ा। क्या वाकई तुम इस वक्त डाइन लग रही हो? हमजा ने शानजे को घूरते हुए कहा। ज़्यादा बोले मत, पैसे निकालें। पहले बताओ, इतने सारे पैसों का क्या करोगे? हमजा ने भी पहले जान लेना चाहता था कि वो पैसों का क्या करेगी। हम तीनों आधे आधे बैठेंगे। मैं आइसक्रीम, चॉकलेट, पिज़्ज़ा, कपड़े, जूते और बहुत सारा खाना खाऊंगी अकेली। शानजे ने हाथ पे सारा हिसाब बताते हुए कहा। तो हमजा के साथ फारिस की भी आंखें इस पागल को देखकर हैरानी से खुली कि वाकई उस लड़की का दिमाग तो नहीं चल गया। जबकि शहीर, जवार, हादी और बाकी सब शानजे की बातों को एंजॉय करते हुए सुन रहे थे और हंसते हुए लोटपोट हो रहे थे। अल्लाह का नाम लो, लड़की क्यों गरीब करने पर तुली हो? काफ़ी देर बहस के बाद जवार ने रिमशा बेगम से कहकर कुछ बॉक्स मंगवाए और गोल्ड के खूबसूरत डिज़ाइन वाले, जिनमें डायमंड के नग लगे हुए थे, शानजे, शहसवार और जोया को दिए। शहीर ने शानजे को पहली बार 4 साल पहले असद की शादी में देखा था। वो कितनी शरारती है। जबकि फारिस अब पहली बार पाकिस्तान आया था और वहीं दुबई में ही शानजे के बारे में बचपन से लेकर उसकी हर तस्वीर देखता आया था। इतना शानजे को कोई नहीं जानता था जितना दूर रहकर फारिस शानजे को जानता था। रुखसती के बाद सब घर वाले वापस आ गए। काफ़ी देर रस्मों के बाद जाके इश्मा मिशा को हमजा और जवार के कमरे में पहुँचाया गया था। फारिस कमरे में अपने बेड पर चतलिता शानजे के बारे में सोच रहा था जब शहीद भी फारिस के बराबर आकर एक झटके से धम करके लेटा। ब्रो, क्या सोच रहे हैं? शहीद ने सोचा में फारिस को देखते हुए कहा। कुछ नहीं, फारिस ने शहीद से कहा। ब्रो यार, झूठ मत बोला करें। अच्छा, आपको शानजे कैसी लगी? पता है ब्रो, जब से मैं उसे पाकिस्तान आकर देखा, मैं दम रह गया कि वही छोटी सी लड़की है जो असद की शादी में 13 साल की थी और अब इतनी बड़ी हो गई कि मेरे भाई का दिल ही ले उड़ी। शहीद अपनी ही धुन में प्यार से बोला। पर यह भी किसी को नहीं पता जो मम्मा पापा के साथ आया था वो शहीद नहीं, फारिस था। और वो भी तुम्हारे चेहरे का मास्क पहन के, इसलिए मुझे कोई पहचान ना सका। और तब मैंने पहली बार शानजे को देखा, वो भी। और फिर तुम रात को आए थे जब मैं घर से बाहर काम के सिलसिले में गया। फारिस ने भी शहीद की बात का जवाब देते सुकून से कहा। पर शहीद, तुम्हें नहीं पता मैं शानजे को देखकर कितना खुश हुआ। वो मेरी सोच से बढ़कर प्रीति है। फारिस ने अपने दिल की बात शहीद से की। अच्छा चलो अब जाओ, कल वलीमा है तुम्हारा और शहसवार का निकाह है। आराम करो जाकर, थक गए हो गए। फारिस ने शहीद को थके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। तो शहीद भी फारिस के गले लगकर गुड नाइट कहकर अपने कमरे में चला गया और पीछे फारिस फिर से शानजे के ख्यालों में गुम हो गया। अगली सुबह बहुत खूबसूरत, चमकीली, रोशन थी। शर्माई सी इश्मा मिशा डाइनिंग टेबल पर बैठी सबके साथ खाना खा रही थी। शहसवार, निम्रा, इश्मा और रिमशा को मायने की इस नज़रों से देखते छेड़ने में बल्कि घूरने में मगन थी। इश्मा आपी, आपको जवार भाई ने क्या गिफ्ट दिया? शानजे को बस गिफ्ट देखने की जल्दी थी जो जवार ने इश्मा को दिया और हमजा ने रिमशा को। पर शानजे के लाख कहने पर भी उन्होंने शानजे को नहीं दिखाया। गोल्ड का लॉकेट चेन, इश्मा ने शर्माते हुए अपने सुर्ख चेहरे के साथ बताया तो शहसवार और निम्रा मौसमी खांसने लगी। क्या आप क्यों खांस रही हैं? मुझे गिफ्ट देखने दें। शानजे झुंझलाकर बोली। यार तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता कि हम क्यों छेड़ रहे हैं। जब तुम्हारी शादी होगी तब पूछेंगे तुमसे। निम्रा ने शानजे को झपटते हुए चुप कराया। यार आपकी वाली शादी मुझे नहीं करवानी। कब से देख रही हूँ आप दोनों मेरी इश्मा आपी और मिशापी को तंग कर रही हैं। शानजे ने उनकी नकल उतारते हुए टेढ़ा मुँह करके कहा। तो दोनों की हंसी निकल गई शानजे का तपा हुआ चेहरा देखकर। ये क्या, अभी तक तुम यहीं बैठी हो? जाओ जाकर अपने निकाह के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ बैठी की करती जा रही हो, पता नहीं किस बात पर आप दोनों के दांत निकल रहे हैं। ये आज पहली बार आप लोगों के दांत चमक रहे हैं तभी। शानजे गुस्से से बोली क्योंकि उसे निम्रा शहसवार की कोई बात समझ नहीं आ रही थी और उसे अभी तक शादी वगैरह की किसी बात का इल्म ना था। इसलिए ना समझे से निम्रा शहसवार पर गुस्सा हो रही थी कि वो दोनों इतना क्यों हंस रही हैं। वहीं लाउंज में सोफे पर बैठे फारिस के हंस के पेट में दर्द हो रहा था। अपनी झुल्ली पागल सी जान शानजे की बातें सुनकर वो लोटपोट होते सोफे से नीचे ही गिर गया कि वाकई में कितनी मासूम थी, वरना इस उम्र में भी काफ़ी कुछ लड़कियों को पता होता था। और आजकल तो सोशल मीडिया का दौर था जिसमें हर लड़का हर लड़की के पास मोबाइल होता। कहीं तो कुछ गर्ल्स ऐसी भी होती जो गलत राह पर निकल जाती और घर वालों को ज़रा खबर ना होती।
और कई लड़के ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया पर लड़कियां बनकर लड़कियों से दोस्ती करके उनका ब्रेन वॉशिंग करते और फिर वहाँ से उनकी बर्बादी के दिन शुरू होते। वलीमे की तकरीब भी शहर के सबसे बड़े होटल में हो रही थी, जहाँ रंगों का सैलाब आया हुआ था। हर तरफ हर कोई अपना फैशन, अपनी ड्रेसिंग से दूसरे को जेलस फील कराने पर तुला था। वहीं कुछ लड़कियों के शहीद यास्तानी की पर्सनैलिटी देखकर जहाँ चेहरे चमकते थे, वहीं शहसवार से निकाह होते थे इतनी ही जल्दी उतर भी गए। और फारिस को देखकर वहीं कुछ लड़कियों ने अपने दिल थाम लिए। इश्मा मिशा ने पीच और सिल्वर रंग के फुल काम वाली मैक्सी में खूबसूरती से किए गए मेकअप में एक अलग ही छाप दिखा रही थी। वहीं शहसवार ने आज की तकरीब के हिसाब से स्किन और गोल्डन काम वाली मैक्सी जेब की थी, जो सदा फुप्पो दुबई से शहसवार के लिए लाई थी। शहीर ने शहसवार की मैक्सी से मैचिंग शेरवानी पहने हुए थी। फारिस वाइट कुर्ते शलवार में मगरूर सा सबसे अलग और मुनफरिद लग रहा था। शानदार स्किन और सिल्वर काम वाली खूबसूरत सी फ्रॉक पहने सादगी में गजब दिखा रही थी कि कई निगाहों में शानजे के लिए सताइश उभरी तो कुछ ने बाकायदा आयशा बेगम को रिश्ता तक दे डाला शानजे का, पर आयशा बेगम ने सहूलत से इनकार किया कि अभी शानजे बहुत छोटी है। और वहीं दो आंखें अपना गुस्सा जब्त के गुस्से में मुठियां बिछे खड़ा वो शख्स के कैसे लोगों ने उसकी मोहब्बत का रिश्ता मांगने की गुस्ताखी की, पर शानजे सबसे बेखबर लापरवाही स्टेज पर सबके साथ फ़ोटोशूट करवाने में मगन थी। शादी की तकरीब के बाद सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए। इश्मा, जवार, मिशा, हमजा 2 दिन बाद ही अपनी हनीमून पर कागान मरी रवाना हो गए। शानजे ने अपने कॉलेज में पेपर स्टार्ट हो गए थे, आज वो कल बिजी थी उनमें, और अभी भी वो और जोया क्लास से आखिरी पेपर देकर निकल रही थी। एकदम से कॉलेज के बाहर भगदड़ मच गई, ज़ोर शोर से फायरिंग हुई। फायरिंग की आवाज़ कानों को चीरती हुई दिल दहला देने वाले मंजर पेश की रही थी। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। जोया शानजे को खींचते भाग रही थी कि पूरे कॉलेज के स्टूडेंट जो ग्राउंड में इधर उधर भाग रहे थे उनसे टकराए और शानजे और जोया का हाथ छूट गया और शानजे किसी से टकरा कर नीचे गिर गई। आयशा बेगम नमाज़ पढ़ के सोफे पर बैठी थी, जहाँ रिमशा और कशफ बेगम टीवी लगाए शो देखने में मगन थे कि शहसवार ने चैनल बदला तो आयशा बेगम ने हड़बड़ा कर शहसवार से रिमोट खींचा तो सबकी सांसें टीवी स्क्रीन के मंजर पर थम गईं, जहाँ शानजे के कॉलेज के बाहर और अंदर दिल दहला देने वाला मंजर दिखाया जा रहा था। नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं यहाँ पर कैसे दहशतगर्दों ने पूरे कॉलेज के चारों तरफ से घेर लिया है। मुसलसल फायरिंग हो रही है, हर कोई अपनी जान बचाकर भाग रहा है। वहीं कुछ स्टूडेंट जो चोरी छुपे भागने की कोशिश कर रहे थे पकड़े गए और दहशतगर्दों ने उनके सीने गोलियों से छलनी कर दिए। न्यूज़ एंकर चीख कर अपनी बात दोहरा रही थी। ये न्यूज़ सुनकर आयशा बेगम खड़े कद से ज़मीन पर होकर गिर गई। सब फौरन उनकी जानिब मतवज्जो हुए। भाभी उठिए। रिमशा बेगम ने बेहोश आयशा बेगम का चेहरा थपथपाया। वहीं कशफ बेगम आयशा बेगम के पाँव सहला रही थी। शहसवार के हाथ पाँव फूल रहे थे कि सब मिनटों में क्या से क्या हो गया। मम्मा, शहसवार को एकदम से सदफ का ख्याल आया, जो कमरे में सर दर्द की गोली लेकर लेटी थी। वो उनके कमरे की तरफ भागी। मम्मा उठिए जल्दी से, शहसवार ने झंझोड़ते उठाया। इस अचानक अफ्ताब पर सदफ बौखला कर उठी। क्या हुआ है शहसवार, क्यों शोर मचा रही हो? मम्मा, मामी को पता नहीं शानजे। शहसवार के मुंह से टूटे फूटे अल्फाज निकल रहे थे, जिन्हें सुनकर सदफ पप्पो तेज़ी से लाउंज में आई, जहाँ रिमशा और कशफ बेगम आयशा बेगम को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ है? आयशा बेगम किस तरह बेहोश देखकर सदफ बेगम ने परेशानी से पूछा तो रिमशा बेगम ने उन्हें बताते साथ ही ऑफिस में एहसन और हसन साहब को फ़ोन करके फ़ौरन जल्दी घर बुलाया। शानजे ग्राउंड में गिरी सब सूरत हाल से सहमी हुई बैठी थी। लाख शरारतें मस्ती से हर किस्म की खौफनाक सूरत हाल देखकर उसका अंदर तक कांप उठा था। उठो जल्दी। सर अशर ने जल्दी से शानजे को उठाया। शानजे नासमझी से उनके चेहरे की तरफ देख रही थी। सर अशर ने जब शानजे के चेहरे की तरफ देखा, जहाँ डर और खौफ से नासमझी से उनकी तरफ देख रही थी, तो सर अशर समझ गए कि शानजे डर गए है और उनकी बात नहीं समझ पा रही। सर अशर खुद ही शानजे को लेकर एक तरफ भागने लगे। शानजे को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है कि जब एक दहशतगर्द पता नहीं कहाँ से निकला और शानजे को खींचकर उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल रख दी और शानजे पिछले को खुद बताने देख अपने होशो हवास काबू में ना रख पाई। वो जो पहले इस सिचुएशन से घबराई हुई थी, किसी के बाहों में झूल गई। इसके बाद क्या हुआ उसे कुछ खबर ही ना हुई। एहसन और हसन साहब फ़ौरन से जल्दी डॉक्टर को लेकर घर आए थे, जहां डॉक्टर साहब आयशा बेगम को देखकर चले गए। वहीं एहसन और हसन साहब भी परेशान थे। हसन साहब का अपना दिल घबरा रहा था। उनका जिगर का टुकड़ा थी शानजे और सबकी घर वालों की जान। हसन साहब की भी बिगड़ती हालत देखी तो उन्हें हौसला देते हुए एहसन साहब ने कॉलेज से पता करवाया तो उन्होंने बताया कि दहशतगर्द अपने साथ साथ कुछ गर्ल्स को भी अगवा करके ले गए हैं और जब ये बात घर में पता चली तो सबकी जान हलक में आ गई। हसन साहब मिनटों में ही बूढ़े लगने लगे थे। पूरे हमदानी हाउस में इस वक्त सोगवारियत फैली हुई थी। सहर बेगम और सलमान साहब जो अपने भाई के घर रहने के लिए गए थे वो भी आ गए। आयशा बेगम की हालत रो रो के बुरी हुई थी। रिमशा और कशफ बेगम का भी हाल मुख्तलिफ ना था, पर आयशा बेगम की हालत देखते सब खून के आंसू रो रहे थे।
अंदर आते उसकी नज़र बेड पर बेहोश बंद आंखों वाली परी पेकर पर पड़ी, जिसमें उसकी जान थी, उसकी सांसों की डोर थी। वो कदम कदम चलता बेड तक आया, उसके सराहने बैठकर उसके सिकली ब्राउन बालों में उंगलियां पेलने लगा। शुक्र है कि तुम्हें अगवा नहीं किया गया। जब मुझे पता चला कि पाशा की नज़र तुम पे है तो मेरी रूह तक कांप गई थी, पर इससे पहले मुझे तुम्हारे लिए खतरा मोल लेना पड़ा, तुम्हें कॉलेज से अगवा करना पड़ा। अब देखना तुम मेरी जान, मैं इस पाशा का क्या हशर करता हूँ कि उसकी आंखें नोच कर ना निकाल दी तो मेरा नाम गाजी नहीं। आइंदा कभी किसी की तरफ देखने के काबिल नहीं छोड़ूंगा उसे। गाजी ने सोई हुई शांति की तरफ देखते गुस्से से कहा। पर इस वक्त शांति उसके पास थी, इसलिए वो ज़्यादा देर तक खुद पर गुस्सा ना रख सका। वो सर झटक पूरी तरह शांति की तरफ मुतवज्जह हुआ। गाजी की नज़र शांति के मरमरी मोम से हाथ पक गई तो उसका दिल चाहा कि शांति को खुद में समेट कर पूरी दुनिया से चुरा ले। पर इस वक्त गाजी ने अपने जज्बात पर कंट्रोल रखते हुए शांति का हाथ पकड़कर अपने मजबूत हाथों में लेते लबों से लगाया। इस वक्त गाजी मुकम्मल तौर पर दीवानावार मबहूत सा शांति के चेहरे की तरफ देखते उसके बालों में आहिस्ता आहिस्ता हाथ चला रहा था। पर शांति खुद पर गाजी की मोहब्बत लुटाती नजरों से बेखबर थी। वो ऑफिसर कहाँ है? एक सीनियर ऑफिसर ने उस शख्स की तरफ देखते पूछा। सर वो उन्हीं की गैंग में है, उनकी पल पल की रिपोर्ट हमें मिल रही है। उस शख्स ने अदब से अपने सीनियर ऑफिसर का एहतराम करते इज्जत से जवाब दिया। ठीक, और जो गर्ल्स कॉलेज से अगवा हुई हैं वो? सीनियर ऑफिसर ने पूछा। उन लड़कियों की गाड़ी हमारे एक आदमी ड्राइव कर रहा है, उसने उन्हें बचा लिया है, वो सेफ है। उन सब लड़कियों के घर वालों को बितला कर दी गई। उस शख्स ने डिटेल से सारी बात बताई। और तुम्हारे घर में बताया कि नहीं? सीनियर ऑफिसर ने कहा। नहीं सर, अभी नहीं बताया, मामी की तबीयत बहुत ख़राब है। देखो शहीर हसन और एहसन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और शान से बेटा जिस तरह से अगवा हुई है, आयशा भाभी की तबीयत मज़ीद ख़राब हो सकती है। इससे बेहतर है कि तुम घर में उन्हें सारी बात बता दो। उन्हें पता होना चाहिए किस हालत चाहे कुछ भी हो, मज़ीद बिगड़ने का भी अंदेशा हो सकता है, और शान से उनके पास है और पाशा कुछ भी कर सकता है। सीनियर ऑफिसर ने मौजूदा हालत शहीद हिस्तानी को बताते हुए कहा। जी सर, मैं आज ही घर वालों को सब बता दूंगा। शहीद हिस्तानी ने जवाब दिया तो चंद एक बातों के बाद शहीद कमरे से निकल गया। वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रही थी। आंखें खोलते उसकी नज़र अपने सिरहाने बैठे गाजी पर पड़ी, जिसने अपने हाथों में उसका हाथ पकड़ा हुआ था। गाजी की शायद अभी आंख लगी थी। एक झटके से शांति ने अपना हाथ गाजी के हाथ से छुड़ाया तो गाजी की आंख खुल गई। आप कौन है? शांति ने गाजी की तरफ देखते पूछा। शुक्र है तुम्हें होश आ गया, वरना मैं डर रहा था कि अभी तक होश क्यों नहीं आ रहा तुम्हें। गाजी ने उसके सवाल के बदले में जवाब दिया तो शांति ने घूरी से गाजी को नवाजा और उठ बैठी। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? ये कौन सी जगह है? शांति ने उस शानदार कमरे की तरफ देखते कहा। कमरा बहुत खूबसूरती और नफासत से सजाया गया था। कमरे की तरफ दीवार से नफासत छलक रही थी। शांति पूरे कमरे में अपनी तस्वीरें देखकर हैरान हुई। बचपन से लेकर जवानी की हर तकरीब की तस्वीर से पूरा कमरा भरा था, यहाँ तक कि कमरे की घड़ी पर भी तस्वीर की तस्वीर थी। ये सब क्या है? शांति के एक बार फिर हैरत से गाजी के चेहरे की तरफ देखते पूछा, जो उसके चेहरे के तासुरात देख रहा था। मैं दहशतगर्द हूँ और तुम अगवा हो गई हो। गाजी ने सुकून से उसके हैरतज़दा चेहरे की तरफ देखते कहा। क्या 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 अगवा हो गई हो? शांति को ये सुनकर झटका लगा। वो उछल खड़ी हुई। हाँ जी, अगवा हो गई हो तुम। गाजी ने फिर से अपनी बात दोहराते जवाब दिया। मुझे एक दहशतगर्द ने अगवा कर लिया? हाउ रोमांटिक। मतलब आप दहशतगर्द हो और मुझे दहशतगर्द ने अगवा किया है? वो बच्चों की तरह खुशी से सुर्ख होते चेहरे से बोली। उफ, ये पागल लड़की अगवा होकर खुश हो रही है। लोग अगवा होकर रोते हैं, चीखते चिल्लाते हैं। एक ये है मेरी मोहब्बत, मेरी पागल ज़िंदगी खुश हो रही है। गाजी ने अफसोस से सर हिलाते खुशी से दमकते उसके चेहरे की तरफ देखते सोचा। ये तस्वीरें कहाँ से आई? आपकी बात शांति के अंदर खतरे की घंटी बजी। सर अशर, वो कहाँ है? वो तो मेरे साथ थे ना। गाजी ने शांति के रोने वाले चेहरे की तरफ देखा, जो सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। अब की बार गाजी को समझना आया कि वो क्या जवाब दें। गाजी जल्दी से टीवी लगाओ। उमर भागते हुए गाजी के पास आया। क्या हुआ है? इतना हाफ क्यों रहे हो? गाजी ने उमर के पसीना पसीना होते चेहरे की तरफ देखते कहा, जो घबराया हुआ लग रहा था। पाशा ने कराची में धमाका करवाया है, क्योंकि उसने जो कॉलेज से लड़कियां अगवा की थी वो रास्ते में गायब हो गई। उसने बदले में यह धमाका करवाया है। उमर ने बलाखिर गाजी के सर पर बम फोड़ते कहा और खुद जल्द से टीवी लगाया। शांति फटी फटी आंखों से ये सब देख रही थी। गाजी जो उसकी तरफ देख रहा था, उमर के अचानक से कमरे में आने में उसका ध्यान शांति की तरफ बढ़ गया। शांति की नजर गैर इरादी तौर पर स्क्रीन पड़ गई, जहां कराची के सिनेमा हॉल में धमाके के मंजर दिखाए जा रहे थे। टीवी एंकर चीख चीख कर न्यूज़ सुना रहे थे। धमाके में जान बहक होने वाले अफराद की तादाद 400 से ज़्यादा लगभग थी। शांति के चेहरे का रंग खतरनाक हद तक लट्ठे की मानद सफ़ेद पड़ा। इसी पल स्क्रीन पर खून से लथपथ जख्मी लोगों को दिखाया जा रहा था। शांति सब देख ना पाई और अगले ही पल लहराकर ज़मीन पर गिरी। दम की आवाज़ पर उमर और गाजी जो टीवी स्क्रीन की तरफ देख रहे थे, पीछे मुड़कर देखा, जहाँ शांति ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। गाजी लपक कर शांति की तरफ आया। शांति उठो, गाजी ने उसके चेहरे थपथपाते कहा।
उमर को अफसोस हुआ कि इस तरह कमरे में आकर ये सब नहीं बताना चाहिए था। शानज़े प्लीज़ मेरी जान उठो, गाजी दीवानावार से झंझोड़ने लगा। गाजी होश करो, भाभी को बेड पर लिटाओ, मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। उमर ने गाजी को कहते उसके कंधा हिलाया और खुद बाहर डॉक्टर को फ़ोन करने चला गया। गाजी ने जल्दी से शानज़े को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लिटाया। उसके चेहरे पर हाथ फेरते उसका एक हाथ अपने हाथों में लेकर बैठा शानज़े के चेहरे की तरफ देखने लगा। डॉक्टर आ गई थी और शानज़े का चेकअप कर रही थी। बेड के पास ही गाजी खड़ा था। इनको कोई बहुत बड़ा सदमा पहुंचा, आप इन्हें स्ट्रेस से दूर रखें, नहीं तो इनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेडी डॉक्टर शानज़े के चेकअप के बाद गाजी से मुखातिब हुई। वैसे मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, 1-2 घंटे में होश आ जाएगा इन्हें। डॉक्टर अपने प्रोफेशनल अंदाज में गोया हुई। गाजी की नज़रें हज़नोश शानज़े के चेहरे का तवाफ कर रही थी। अगर आप बुरा ना मनाएं तो एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? डॉक्टर ने बाहर की तरफ कदम बढ़ाकर गाजी से पूछा। जी पूछें, गाजी ने कहा। ये आपकी क्या लगती हैं? डॉक्टर ने शानज़े की तरफ इशारा करते गाजी से पूछा। गाजी को शायद डॉक्टर के इस किस्म के सवाल की उम्मीद ना थी। चौंक कर डॉक्टर की तरफ देखकर जवाब दिया। शी इज़ माई वाइफ। गाजी ने सपाट लहजे में डॉक्टर को जवाब दिया। सॉरी, आप शायद माइंड कर गए। ये कहते साथ डॉक्टर ने बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। गाजी डॉक्टर को सी ऑफ करने के बाद उमर के पास आया। जब तक शानज़े को होश आता तुम निकाह ख्वाह और गवाहों का बंदोबस्त करो जल्दी। गाजी ने अपने संजीदा अंदाज में उमर से कहा। उमर तो गाजी की बात सुनते कुर्सी से नीचे गिर पड़ा। क्या? कान के पर्दे फाड़ोगे क्या? गाजी ने उमर के रद्दमल पर कानों में उंगलियां ठूसते हुए कहा। किसका निकाह? कौन सा निकाह? उमर सदमे से बोला। मेरा और शानज़े का निकाह। तुम्हें इस वक्त जितना कहा वो करो, नहीं तो ज़मीन में गाड़ दूंगा। गाजी गुस्से से उमर के हैरान होते चेहरे की तरफ देख के बोला, जबकि गाजी कमरे से बाहर निकलकर शानज़े के पास जा चुका था। सर, अशर उर्फ पाशा अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा डॉन है जिसके नाम से दुनिया पनाह मांगती है। वो लोगों की जान लेने में 1 मिनट नहीं सोचता और उन्हें अपनी गोली से उड़ा देता है। पाशा ने जब गाजी के पास शानज़े की पिक देखी तो शानज़े को देखते साथ ही वो पागल हो गया था और उसे हर हाल में बस शानज़े चाहिए थी। पाशा को जब पता चला कि गाजी शानज़े को पसंद करता है तो वो सऊदी अरब से पाकिस्तान आ पहुंचा और सर अशर बन के शानज़े के कॉलेज पहुंच गया। फिर यहाँ से स्टार्ट किया उसने अपना प्लान शानज़े को अगवा करने का। इससे पहले कि पाशा अंडरवर्ल्ड का डॉन शानज़े को अगवा करता, गाजी ने उसकी बाजी पलट दी और कॉलेज में फायरिंग करवा के कॉलेज को अपने कब्जे में कर लिया। जिस दिन पाशा ने शानज़े को अगवा करना था उसी दिन गाजी ने अपनी बाजी खेली और गाजी ने शानज़े को अगवा कर लिया। पाशा ने वहीं से कॉलेज की कुछ लड़कियों को उठवाया, वो भी हमारे आदमी पाशा का ये प्लान फेल कर चुके थे और लड़कियां पाशा के हाथ से निकल गई। इस तरह पाशा को ये ना पता चल सका कि लड़कियां कहाँ गायब हुई हैं। उधर पाशा गम गुस्से से पागल हो रहा था। उसने अपना तीसरा प्लान खेला और कराची के सिनेमा हॉल में धमाका करवा दिया, जहाँ इस वक्त पूरे कराची में सोगवारियत फैली हुई है। वहीं पाशा अपनी एक शिकस्त हार का दूसरी जीत के नशे में पार्टी कर रहा था। एक ऑफिसर ने अली से लेकर सारी हिस्ट्री पाशा की बयान की। गुड जॉब, एक सीनियर ऑफिसर ने अपने जीनियस ऑफिसर का कंधा थपथपाते शाबाश दी। और एक और बात सर, जबाल जो उमर के साथ रहता है वो भी पाशा का ही भेजा गया आदमी है। उमर और गाजी की पल पल की खबर की रिपोर्ट वो पाशा तक पहुंचाता है। सीनियर ऑफिसर फारूक मलिक ने अपने इस ऑफिसर से चंद एक ज़रूरी मालूमात शेयर की और मीटिंग बर्खास्त हो गई। तो ऑफिसर भी सही लाकर मोबाइल उठाते कमरे से बाहर निकल गया। शहीद घर के लॉन्च में इस वक्त सब घर वालों को इकट्ठा किए हुए था। क्या हुआ बेटा, सब खैरियत तो है ना? नुमान साहब ने शहीद के परेशान चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। बताता हूँ मामू, ये बात बहुत सीरियस है, इसलिए आप सबको मैं फ़ारूक अंकल के कहने पर बता रहा हूँ, पर फिर भी आप लोग एहतियात करेंगे और ये बात कहीं भी बाहर ना जाए। शहीद ने सपाट लहजे में सबकी तरफ देखते कहा। ऐसी कौन सी बात है जो तुम इतना तमहीद बांध रहे हो? क्या बात है? दानियाल साहब ने कहा तो सबके चेहरे पर परेशानी की लहर दौड़ गई कि आखिर ऐसी कौन सी बात है। और फिर शहीद ने उन्हें सारी बात बताई और शानज़े के अगवा की बाबत भी बता दिया तो सबने कुछ पुरसुकून सांस लिया। शानज़े को होश आ चुका था और वो वेला में चाहते गाजी को नचा रही थी। नहीं, मैं नहीं करूँगी निकाह। क्यों करूँ मैं आप जैसे गुंडे दहशतगर्द से निकाह? शानज़े ने गुस्से से सुरखोते गाजी से कहा। क्यों नहीं करोगे? करना पड़ेगा, गाजी ने भी शानज़े के लहजे में कहा। आप होते कौन है मुझसे निकाह करने वाले और मेरे घर वाले? फिर शादियाँ ऐसी नहीं होती, ना कोई धूम धड़का ना कुछ ढोल वल्ला। शानज़े की बात सुनते गाजी ने सर पीट लिया कि इस लड़की पर इसकी धमकी का कोई असर नहीं होने वाला। उसकी अब शानज़े के हाथ सही वोट लगने वाली थी, बल्कि इस सिचुएशन में भी उसे धूम धड़के की पड़ी थी। गाजी अफसोस से सर हिलाते अपने दिल में सोच रहा था। और फिर जब शानज़े ने फिर से सरशर के बारे में पूछा तो गाजी के पास इस बात के अलावा कोई चारा न था कि सरशर का लालच देकर गाजी ने उसे निकाह के लिए राज़ी किया। तो फिर शानज़े भी बिना चुचरा किए मान गई और कुछ ही देर में शानज़े और गाजी का निकाह हो गया। गाजी निकाह ख्वाह बाकी सबको भेजकर खाने के लिए कमरे में आया, जहाँ शानज़े कमरे में सोफे पर बैठी हुई टीवी लगाए बारबी वाले कार्टून देखने में लगी थी।
खाना खा लो, गाजी ने शानजे को देखते कहा, पर शानजे टस से मस ना हुई और टीवी की तरफ देखती रही। गाजी ने शानजे को वहीं बैठे देखकर फिर से कहा, खाना खा लो। मुझे नहीं खाना, पहले बताएं। सरेशर मेरे कॉलेज में मेरे साथ थे, फिर वो कहाँ है और आप कौन है? गाजी ने शानजे के चेहरे की तरफ देखा जो मुस्तरिब सी उलझी हुई लग रही थी। तो गाजी के पास उससे बताने के अलावा और कोई चारा ना था। वो एक अंडरवर्ल्ड का डॉन है और उसकी नज़र तुम पर थी। वो तुम्हें किडनैप करना चाहता था। गाजी ने उसे पाशा के बारे में सारी बात बताई तो मुंह पर हाथ रख के हैरत से गाजी के चेहरे की तरफ देखने लगी। बात सुनो। गाजी 2 कदम चलता आ गया तो शानजे पीछे हट गई। उसके चेहरे पर खौफ छलक रहा था। एक डर सा शानजे को लग रहा था कि ये दहशतगर्द अब उसके साथ पता नहीं क्या करेगा। जब के निकाह भी हो गया था। पास मत आइएगा मेरे, पहले मुझे अगवा किया फिर मुझसे निकाह किया, अब वो सरेशर वो भी अंडरवर्ल्ड का डॉन निकला। आप भी मुझे बेच दोगे? शानजे के मुंह से टूट फूट कर अल्फाज निकले। गाजी से शानजे की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो उसे सच बता नहीं सकता था। गाजी ने आगे बढ़ के शानजे को खींच कर गले लगाया तो शानजे खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी, पर गाजी की गिरफ्त मजबूत थी। वो कामयाब ना हो सकी उसकी गिरफ्त से निकलने में। पागल लड़की, मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं कर सकता और तुम कह रही हो कि मैं बेच दूंगा? कोई अपनी सांसें भी किसी को देता है क्या? गाजी ने शानजे के बालों में हाथ पैर दिखा और उसे मजीद खुद में भींच लिया। आप बहुत बुरे हैं, शानजे हल्का सा मिनमिनाते हुए बोली। बुरा हूँ या जैसा भी हो, बस तुम्हारा ही हूँ। मेरी सांसों में खून की जगह बस तुम धड़कती हो। मेरे जीने की वजह हो तुम, मेरी ज़िंदगी। गाजी मोहब्बत से चूर लहजे में बोला। मुझे नहीं यकीन आप पर, शानजे ने रोते हुए गाजी से कहा। अभी भी वो हनूस गाजी की गले लगे हुए थी। शानजे को रोते देख गाजी से ये सब ना देखा गया और शानजे का चेहरा अपने दोनों हाथों के प्याले में भरते वो अपने लबों से शानजे को दीवानेवार उसका चेहरा चूमने लगा, जबकि शानजे शशदर सी गाजी के इस पागल दीवानेपन को समझने की कोशिश करती रही। शानजे जो बेड पर सो रही थी, नींद में शायद कोई डरावना ख्वाब भी देख रही थी और साथ साथ बुड़बुड़ा रही थी। नहीं प्लीज, मुझे जाना है, मुझे छोड़ दो मम्मा। वो एकदम से हड़बड़ाकर नींद से उठते चिल्ला पड़ी। चीख की आवाज़ सुनते गाजी तो शानजे के साथ वाले रूम में सो रहा था भागा हुआ आया। बेड पर शानजे अपने सफेद चेहरे के साथ रो रही थी। क्या हुआ? गाजी ने उसके हवास पाख्ता चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। मुझे मामा के पास जाना है, वो मुझे ले जाएगा, शानजे ने रोते हुए गाजी से कहा। तो गाजी शानजे के पास बेड पर बैठते उसे अपने करीब कर गया। कोई नहीं है यहाँ और कोई नहीं लेके जाएगा मेरी जान को। गाजी ने उसके चेहरे पर आते बालों को एक हाथ से हटाते कहा। नहीं, मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे डर लग रहा है। शानजे की एक ही जिद थी और गाजी उसे बच्चों की तरह पिचकारने लगा, पर शानजे फिर भी एक रट लगाए हुए थे कि उसे घर जाना है। चुप करो, कोई नहीं है। अब अगर एक लफ्ज़ भी निकला तो यहीं छोड़ जाऊंगा, फिर रोती रहना। गाजी के गुस्से से चीख कर कहने पर शानजे सहम गई और गाजी से दूर होते हुए खड़ी हुई। सॉरी, वो तुम चुप नहीं कर रही थी तो मुझे गुस्सा आ गया। शानजे को सहमते देख उसे शर्मिंदगी हुई तो बोल पड़ा और शानजे के पास आया, पर शानजे जो पहले डरी हुई थी पीछे हट गई। दूर रहे मुझसे, आप बहुत बुरे हैं, शानजे ने हल्कलाते हुए गाजी से कहा, जो कदम कदम चलता उसके पास आ रहा था। शानजे के एक कदम पीछे हटते ही वो सोफे पर गिर गई और गाजी जो शानजे के पास आ गया था, शानजे ने गाजी को पकड़ने के लिए हाथ आगे किया और गाजी भी अपना बैलेंस ना रख सका और शानजे के ऊपर सोफे पर गिर गया। गाजी को खुद पर गिरते देख शानजे ने डर के मारे अपनी आंखें जोर से मीच ली और गाजी खुद से डरती शानजे को मबूसा उसके गुलाबी मासूम चेहरे को देख रहा था। गाजी ने हाथ बढ़ाकर गिरने से के 22 शानजे के चेहरे पर आए बाल साइड पर किए। गाजी की गर्म सांसों की तपिश शानजे के रुखसारों को से टकरा रही थी। शानजे को अपने हार्ट बीट मिस होती हुई महसूस हुई। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि गाजी को शानजे के दिल की धड़कन बखूबी सुनाई दे रही थी। इतनी मासूम हो तुम कि बस तुम्हें देखते रहना चाहता हूँ। गाजी ने हल्के से सरगोशी की और अपने होठों से उसके दोनों गाल चूम लिए, पर शानजे हनूस अपनी आंखें बंद किए हुए थी। मुझे पानी पीना है, शानजे गाजी की कुर्बत से डरते हुए हल्की आवाज़ में बोली और गाजी जो इस पर दुआ कर रहा था कि ये पल ठहर जाए, वो ऐसे ही शानजे को तकता रहे। शानजे की आवाज़ पर होश की दुनिया में वापस आया। क्या हुआ? उसने नासमझी से शानजे की तरफ देखते पूछा। आप बहुत मोटे हैं, उठिए मेरे ऊपर से। शानजे ने मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते इस कदर मासूम लहजे में कहा था कि गाजी को पहले तो शानजे की बात समझ ना आई और फिर गला फाड़ते ज़ोर से क्या लगा के हंसा। इस वक्त रात के 3 बजे कोई इस तरह गाजी को हंसते देखता तो ज़रूर पागलपन का खिताब देता। यार, इसे मोटा होना नहीं बल्कि हैंडसम होना कहते हैं, गाजी हंसते हुए बोला। और इसे रोमांटिक होना कहते हैं, जो तुम कह रही थी कि मैं अगवा हो गई हूँ तो हाउ रोमांटिक। ऐसे ही गाजी उसकी शाम वाली बात दोहराते हुए उसे याद कराते बोला। ये रोमांटिक नहीं है, आप पता नहीं क्या बोल रहे हैं, शानजे ने नासमझी से कहा। तो गाजी सोफे से एहतियात से उठ खड़ा हुआ कि कहीं शानजे को ज़रा सा भी हिट ना करे। आप जा रहे हैं? शानजे ने गाजी को खड़ा होते देख डरते हुए पूछा। हाँ, जा रहा हूँ।
गाजी ने शानजे के डरे हुए चेहरे की तरफ देख लिया था, इसलिए उसे शरारत सूझी तो उसे तंग करने की गर्ज से बोला, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ यहाँ पे सो जाएं। शानजे ने मासूम लहजे में रोते हुए कहा। तब गाजी शानजे को रोते देख बुकलाया और फ़ौरन उसके पास आया। यार चुप कर जाओ प्लीज़, मैं बस तुम्हें तंग कर रहा था, कहीं नहीं जा रहा मैं। गाजी ने शानजे के आंसू साफ करते साइड टेबल से पानी का गिलास उठाते शानजे की तरफ बढ़ाया। पियो और चुप करो। शानजे के सूं करते कांपते हाथों से पानी का गिलास पकड़ाया और एक ही घूंट में सारा पानी खत्म कर गई वो। गाजी ने शानजे के हाथ से गिलास लेते हुए रखा। चलो आओ बेड पर सो जाओ। गाजी ने शानजे को बेड पर ले जाना चाहा तो शानजे फिर से बोल पड़ी, यार मैं यहीं हूँ, डरो मत मेरी प्रिंसेस। गाजी ने शानजे को लेटाकर उस पर कंबल उड़ाया और ख़ुद भी उसके पास बैठ गया, क्योंकि शानजे ने गाजी का हाथ अपने दोनों हाथों से ज़ोर से पकड़ रखा था, जैसे मेले में छूटा एक बच्चा गुम होने की सूरत में अपने माँ बाप का हाथ पकड़ के रखता है। शानजे आंखें बंद करते ही सो गए, पर गाजी एक हाथ उसके बालों में उंगलियां फेरते काफ़ी देर तक उसे देखता रहा। रोशन जी सुबह कमरे में उतरी तो गाजी की आंख खुली। उसने अपने सीने पर सर रख के शानजे को देखा, जो सोते हुए मासूम सी गोलियां लग रही थी। गाजी ने सोई हुई शानजे का सर अपने सीने से हटाकर तकिए पर रखा और उसकी पेशानी की उंगली और कितनी देर तक उसके मासूम से चेहरे की तरफ देखने लगा और आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरने लगा। पर शानजे गहरी नींद में सोई हुई थी, गाजी के लम्स का महसूस तक ना कर पाई, तो गाजी को भी उसे छेड़ने में मज़ा आने लगा। चेहरे पर उंगलियां फेरते उसका हाथ शानजे के गुलाबी लबों पर आ ठहरा और इस वक्त गाजी का दिल शिद्दत से चाहा कि उसके लबों को छू ले, पर वो नींद में उसकी बेखबरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता था। वो उठकर फ्रेश होने अपने कमरे की तरफ चल दिया। गाजी 1-1.5 घंटे बाद कमरे में आया तो शानजे उठ चुकी थी और फ्रेश होकर गाजी का ट्राउज़र शर्ट पहना उसमें एक छोटी सी गुड़िया लग रही थी। गाजी मबहूत सा शानजे को अपने कपड़ों में देख रहा था, चलता हुआ उसके पास आया। ट्राउज़र शर्ट बहुत लूज था, जिसे शानजे ने ट्राउज़र को पॉइंचों से फोल्ड किया हुआ था और शर्ट के बाजू भी फोल्ड किए हुए थे। ये गाजी आहिस्ता से चलते शानजे के पास आया। मैं क्या करूँ, आपने अगवा करते हुए ये नहीं कहा था कि अपने कपड़े भी ले आना, मैंने तुम्हें अगवा करना है। मेरे पास और कपड़े नहीं थे, आपका नजर आया और पहन लिया। शानजे ने गाजी की नकल काटते मुँह बसोड़ते कहा। शानजे की बात सुनते गाजी के लब्बों पर मुस्कुराहट बिखर गई, जो शानजे की नज़रों से छुपी ना रह सकी। क्या हंस क्यों रहे हैं? शानजे ने गाजी को हंसते देख पूछा। देख रहा हूँ तुम इन कपड़ों में बहुत प्यारी लग रही हो। गाजी ने शानजे को गहरी नज़रों से देखते कहा तो गाजी की नज़र पानी की कतरों से भीगी उसकी गुलाबी लबों तक गई। गाजी खुद को बेखुद होते रोक ना सका और झुककर उसकी गुलाबी लबों को अपने होठों से छू लिया। शानजे शौक के आलम में जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई कि ये इसके साथ हुआ क्या है, ये क्या कर रहे हैं। शानजे ने गाजी की हरकत के बारे में पूछा। गाजी ने उसके लबों पर उंगली रखते उसे चुप कराया और अपने करीब खींच लिया और अपनी उंगलियां उसके चेहरे के एक एक नक्श पर फेरते छोड़ने लगा और झुककर उसके बाल हटाते उसकी गर्दन पर अपनी मोहब्बत की मोहर शब्द की। दूर हटिए प्लीज़। शानजे गाजी की गुर्बत में पजल हो रही थी, इसलिए उसे खुद से दूर हटाने लगी तो गाजी भी होश की दुनिया में वापस आया। सारे रोमांटिक सीन का सत्यानाश कर देती हूँ। गाजी ने उसे मुस्लिम गुस्सा होते देख कहा। आप बार बार मेरे पास आकर चिपक क्यों जाते हैं? दूर रहकर बात नहीं होती आपसे? शानजे ने गुस्से से उसे घूरते कहा। मेरी मोहब्बत की इंतहा भी तुमने देखी नहीं। जिस दिन देख लोगी उस दिन तुम खुद पर रश्क करोगे। और पास आना इसे चिपकना नहीं बल्कि मोहब्बत करना कहते हैं। गाजी ने मोहब्बत से चूर लहजे में कहा तो शानजे गाजी की लू देती आंखों में देखने लगी, जहाँ प्यार का एक गहरा समुंदर उसकी आंखों में नजर आ रहा था। इन आंखों में शानजे का अक्स था और इसी पल शानजे की दिल की धड़कन रुकी। फौरन से वो अपनी आंखें झुका गई, पर गाजी की गहरी नजरों ने शानजे को आंखें चुराते देख लिया था। चलो आज तुम्हें शॉपिंग कराता हूँ, आज का पूरा दिन तुम्हारे नाम। गाजी ने बात बदलते शानजे से कहा तो वो भी गाजी की बात सुनते थोड़ा रिलैक्स हुई, पर शानजे कुछ कहते कहते रुकी। गाजी ने उसे झिझकते देखा तो नरम लहजे में पूछा, क्या हुआ? वो मेरे बाल कौन बनाएगा अभी? घर पर तो मम्मा बनाती थी। शानजे ने मासूम से लहजे में अपना मसला बयान किया तो गाजी को शानजे की बात सुनकर हंसी आई। चलो आओ, मैं हूँ ना, अब मैं बनाया करूँगा, फिर नाश्ता करेंगे और फिर शॉपिंग करने चलेंगे। गाजी ने शानजे का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर ले जाकर बिठाया और ड्रेसिंग टेबल से ब्रश उठाकर उसके बाल बनाने लगा। मुझे आइसक्रीम भी खानी है, शानजे ने बाल बनाते गाजी से कहा। मेरी स्वीट सी वाइफ जो कहेगी सब खिलाऊंगा, गाजी ने प्यार से शानजे को कहा तो खुशी से उछल पड़ी। सच्ची खिलाएंगे? शानजे ने गाजी के बाजू पकड़ते हुए पूछा तो गाजी ने अपनी झुल्ली को देखकर हंस दिया और सर हिलाया। और फिर गाजी के लिए हैरत का झटका लगा जब शानजे ने खुशी से उसके गाल पर बोसा दिया और इस पल गाजी को लगा वो बेहोश हो जाएगा कि शानजे ने सच में उसे किस की है। गाजी शानजे के बाल बनाकर उसे लिए डाइनिंग टेबल पर आया। बैठो। गाजी ने शानजे को कुर्सी खींच कर बिठाया, खुद भी साथ वाली कुर्सी पर विराजमान हो गया।
बताओ क्या खाओगी? गाजी ने शानजे से पूछा, जो पूरी भरी हुई टेबल पर मौजूद नाश्ते की को देख रही थी, ब्रेड जैम के साथ। शानजे ने एप्पल जैम की तरफ इशारा किया तो गाजी ने खुद ब्रेड पर जैम लगाकर शानजे की प्लेट में रखा तो शानजे खामोशी से खाने लगी, जबकि गाजी प्यार भरी नजरों से शानजे को खाते मगन देख रहा था, जो इर्द गिर्द गाजी को भी भुलाए बस नाश्ता कर रही थी। गाजी ने जग से जूस का गिलास भरते शानजे के आगे रखा और खुद भी नाश्ता करने लगा। कुछ देर बाद नाश्ते से फारिग होकर गाजी उठ खड़ा हुआ और तो शानजे ने सवालिया नजरों से गाजी को देखा। जाना नहीं है क्या मार्केट शॉपिंग के लिए? गाजी ने उसे याद कराया तो शानजे अपने माथे पर हाथ मारते उठ खड़ी हुई। मैं तो भूल ही गई थी, चलें। बाहर नहीं, अंदर चलो। गाजी शानजे को बाहर की तरफ कदम बढ़ाते देख बोला। पर हम तो शॉपिंग करने जा रहे हैं ना, शानजे ने गाजी से कहा। बिल्कुल जा रहे हैं, पर तुम अंदर चलकर अपना वही कॉलेज वाला ड्रेस बनोगी, इस तरह जाओगी क्या? गाजी ने शानजे के ट्राउजर शर्ट की तरफ इशारा किया। ठीक, मैं भी चेंज करके आती हूँ, शानजे कहते साथ अंदर कमरे की तरफ चल दी तो गाजी पीछे से हंस दिया उसके पागलपन मासूमियत देखकर। गाजी जान, आपको सुधारने के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़ेंगे। गाजी खुद से बातें करते शानजे के बारे में सोचने लगा। कुछ देर बाद शानजे चेंज करके बाहर आई तो गाजी उसके कमरे में ही एक ब्लैक और वाइट खूबसूरत सा स्कार्फ लिए खड़ा था। चलो ये भी पहन लो, गाजी ने स्कार्फ शानजे की तरफ बढ़ाते कहा। पर ये क्यों, मेरे पास तो मेरा दुपट्टा है। शानजे ने अपने वाइट कॉलेज के साथ वाले दुपट्टे की तरफ इशारा किया। हाँ है, पर ये पहन लो, जिद नहीं करो, गाजी ने नरमी से स्कार्फ पकड़ाते कहा तो शानजे ने चुप करके स्कार्फ लेते अच्छे से सर पर दुपट्टा सेट किया। ऐसे ही रख लो, बहुत प्यारी लग रही हो तुम्हें। पता है, औरत का असल सिंगार उसकी खूबसूरती उसका पर्दा होता है। गाजी ने प्यार भरी नजरों से शानजे के मुखड़े की तरफ देख देखा, जो स्कार्फ में उसका मासूम चेहरा और भी मासूम लग रहा था। पर शानजे शायद समझी नहीं, इसलिए नासमझी से गाजी की तरफ देखने लगी। अभी चलो, बाद में आकर तो मैं समझाता हूँ, गाजी ने शानजे की नासमझी से देखने पर उसे कहा और उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गया। पीछे शानजे के दिमाग की सुई गाजी की बात पर अटक गई थी। गाजी शानजे को लिए कराची के सुपर स्टार मॉल में आया, जहाँ हर तरफ हर कोई अपनी शॉपिंग करने में बिजी था। इस वक्त दिन के 12 बज रहे थे, पर अभी भी ऐसा मालूम हो रहा था जैसे रात का समा हो। गाजी ने शानजे का हाथ अपने दाएं हाथ में पकड़ा, फिर शानजे इधर उधर लोगों को देख रही थी और घर में गाजी से हुई बात बिल्कुल उसके दिमाग से निकल गई। गाजी उसके लिए एक बहुत बड़ी शॉप पर आया और खुद अपनी मर्जी से एक एक ड्रेस शानजे के लिए देखने लगा। शानजे शिश्ते सी गाजी को देख रही थी कि वो उसके लिए ड्रेस ऐसे खरीद रहा था जिसे शानजे ने नहीं बल्कि गाजी ने खुद पहनने हो। क्या हुआ, हैरान क्यों हो रही हो? गाजी सूट देखते शानजे से मुखातिब हुआ। ये इतने सब क्यों ले रहे हैं? शानजे ने गाजी से कहा। क्यों भाई, अपनी जान के लिए ले रहा हूँ। गाजी ने एक वाइट सूट देखते शानजे की बात का जवाब दिया। पर पहनने तो मैंने है ना। फिर शानजे ने एक बार फिर कहा। अल्लाह अल्लाह, कैसी बीवी हो तुम। लोगों की बीवियाँ मरती हैं शॉपिंग के लिए और एक तुम्हें फ्री में मैं करवा रहा हूँ तो तुम इनकार कर रही हो। गाजी ने शरारत से उसे छेड़ते हुए कहा। लोगों की बीवियाँ लड़ती हैं कि नहीं, आपको कैसे पता? हाँ, शानजे ने जार जाना अंदाज में गाजी को घूरते हुए कहा। अल्लाह रे, ये तुम ही हो ना? गाजी ने झूठ मूठ की हैरत चेहरे पर सजाए कहा, क्योंकि उसे शानजे का अंदाज अच्छा लगा था। तो शानजे गाजी की बात सुनते झेंप गई और फिर गाजी ने ढेरों के हिसाब से सूट, जूते, परफ्यूम और दीगर अशिया खरीदी। शॉपिंग करते हुए कोई 3-4 घंटे हो गए थे। गाजी शानजे का हाथ पकड़े से एक शॉप से दूसरी में लेकर घूम रहा था। उधर गाजी का बस नहीं चल रहा था कि क्या कुछ ना खरीद डाले शानजे के लिए। गाजी ने सब शॉपिंग अपनी मर्जी से की और शानजे मुँह फुलाए गाजी के साथ घूम रही थी कि उसी की शॉपिंग और उसकी ही मर्जी नहीं पूछी जा रही। क्या हुआ, मुँह क्यों फूला है तुम्हारा? गाजी ने शानजे के गुब्बारे की तरह फूले चेहरे की तरफ देखा। मेरी शॉपिंग और मुझसे ही पूछ के नहीं कर रहे, क्या लेना है क्या नहीं? शानजे ने मुँह से उठते कहा। यार, मुझे ज़्यादा पता है कि तुम पर क्या जचेगा, कौन सा सूट करेगा तुम। गाजी अब अपने लिए कुछ शर्ट्स और पैंट देखने लगा। क्यों, आपने पहनने क्या लेडीज़ कपड़े? शानजे ने शारजाना अंदाज में गाजी को घूरते कहा। अरे अरे, नाराज़ क्यों होती हो? तुम्हें जो चाहिए बता दो, मैं अपनी प्रिंसेस को उसी की पसंद से दिलाता हूँ। गाजी शानजे के अंदाज देखकर प्यार से बोला। मुझे वहाँ एक ड्रेस पसंद आया था, वो लेना है। शानजे ने झट से कहा कि कहीं गाजी फिर से इरादा ना बदलते। चलो चलते हैं, मैं ये ले लूँ फिर अभी लेते हैं, गाजी ने शानजे से कहा, जो बार बार पीछे वाली शॉप में देख रही थी। फिर गाजी ने उसे वो सूट लेकर दिया जो शानजे को पसंद था। अंगूरी और गोल्डन कलर का खूबसूरत डिज़ाइन वाला गरारा और शॉर्ट शर्ट में बहुत प्यारा ड्रेस था। काफ़ी सारी शॉपिंग करके वो लोग गाड़ी तक आए और गाजी ने सारे शॉपिंग बैग गाड़ी में रखे। चलो बताओ कहाँ जाना है? गाजी ने शानजे के चेहरे की तरफ देखते पूछा। मुझे भूख लगी है, शानजे ने गाजी से कहा। हाँ चलो अब खाना खाते हैं। गाजी ने गाड़ी में बैठते कार स्टार्ट की और फिर गाजी उसे लिए रेस्टोरेंट आया। चलो बताओ क्या खाना है? आइसक्रीम, शानजे ने झट से कहा। लड़की पहले खाना खा लो फिर आइसक्रीम मिलेगी, गाजी ने हंसते हुए कहा। तो
और साथ में वेटर को बुलाकर खाने का ऑर्डर दिया तो खाने लगे वो दोनों। खाने के बाद शांजे ने आइसक्रीम की ज़िद की तो गाजी ने उसे आइसक्रीम लेकर दी और वो लोग अभी उठने लगे थे कि पाशा गाजी और शांजे के रास्ते में आया। अरे गाजी, तुम यहाँ? पाशा ने गाजी को देखते पूछा, जबकि उसकी गलीज नजरें शांजे पर टिकी थी। शांजे ने आइसक्रीम खाते नज़र उठाकर देखा तो उसकी पाशा पर नजर गई। उसके हाथ से आइसक्रीम का कप गिर गया और वह गाजी के पीछे छुपकर उसकी शर्ट को जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ गई। गाजी शांजे को पाशे से डरते देख चुका था तो जल्द से जल्द शांजे को लिए यहाँ से निकलना चाहता था, पर गाजी जितनी जल्दी कर रहा था पाशा उतनी ही देर जानबूझ के उसे बातों में लगाया हुआ था। गाजी समझ चुका था पाशा की इस हरकत को, इसलिए फिर उसने अगली बात पाशा की सुनी ही नहीं और एक झटके से शांजे के बाजू पकड़ते उसे ले गया। पीछे पाशा गाजी को आवाज़ें देते अपनी मकरू हंसी हंस दिया। कब तक बचाओगे अपनी बुलबुल को मुझसे? कभी ना कभी इसे मेरे पास ही आना है। पीछे पाशा बोलते जोरदार कहकर लगाते हंस रहा था। रेस्टोरेंट में बैठे लोग उसे पागल आदमी को ऐसे हंसते अजीब नज़रों से देखने लगे। क्या हुआ आयशा, क्या सोच रही हो? रिमशा बेगम ने सब्जी बनाती आयशा बेगम को कहा, जो पता नहीं क्या सोच रही थी। भाभी, सोच रही हूँ कि शेर ने भले ही बता दिया है, पर शांजे कहाँ और कैसी होगी? आयशा बेगम ने खोए हुए लहजे में कहा। जहाँ शांजे अभी भी होगी ठीक ही होगी। आयशा परेशान मत हो, शेर ने बताया तो है। रिमशा बेगम ने आयशा बेगम के हाथ पर रखकर तसल्ली दी। जी भाभी, पर दिल को चैन नहीं मिल रहा। घर में कितना सोना सोना सा लग रहा है सब कुछ। आयशा बेगम ने रिमशा बेगम की तरफ देखते फिर से सब्जी बनाने में लग गई। घर तो सोना लग रहा है, पर अभी हम कुछ कर भी तो नहीं सकते ना, शांजे की जान को खतरा हो सकता है। रिमशा बेगम ने तस्वीर का दूसरा रुख उन्हें दिखाया। जी भाभी, मैं समझ रही हूँ आपकी बात, इसलिए दिल पर पत्थर रखते सब्र करने पर मजबूर हूँ। आयशा बेगम के कहने पर रिमशा बेगम उन्हें अपने साथ लगाए तसल्ली देने लगी। गाजी शांजे को लिए बाहर पार्किंग तक आया, पर शांजे बहुत डरी हुई लग रही थी। खौफ डर से कांप रही थी। वो मुझे ले जाएगा, शांजे हलगलाते हुए गाजी से बोली। नहीं मेरी जान, वो कुछ नहीं कर सकता, मैं हूँ ना। गाजी ने अपने दोनों हाथों के प्याले में शांजे का चेहरा पकड़ते नरमी से कहा। आप क्या करेंगे? वो उसकी अजीब नज़रें। आप हैं कौन? मैं तो आपको भी नहीं जानती, फिर आपके साथ क्यों मैं यहाँ पर शॉपिंग कर रही हूँ? मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे कि आप कर क्या सकते हैं? शांजे गाजी का हाथ झटकते अल्फाज टूट टूट कर लबों से अदा हो रहे थे। आंसू लड़ियों की सूरत उसका पूरा चेहरा भिगो रहे थे। गाजी से शांजे की हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वो 2 कदम आगे आया, पर शांजे पीछे हट गई। मेरे पास मत आए, नहीं रहना मुझे आपके साथ। आप होते कौन है मुझे अपने साथ ज़बरदस्ती रखने वाले? शांजे मुसलसल रोते बोल रही थी। उसकी हालत कैर हो रही थी और उधर गाजी की जान सीने में टक रही थी उसकी इस हालत को देखकर। पागल लड़की, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पूछ रही हूँ मैं कौन हूँ? मैं शोहर हूँ तुम्हारा, गाजी चीखते हुए बोला, जबकि शांजे गाजी के जोर से चीखने पर बौखलाई और शशतर सी गाजी की तरफ देखने लगी। देखते ही देखते इससे पहले कि वो लहरा कर ज़मीन बोस होती, गाजी ने सरस से आगे बढ़ते उससे बाहों में भरा। शांजे इर्द गिर्द से बेखबर बेहोश हो चुकी थी। शांजे उठो पागल लड़की, तुम्हें घर जाना है ना, मैं ले जाऊँगा, पर प्लीज़ उठ जाओ। गाजी दीवानावार उसका चेहरा थपथपा रहा था, पर शांजे साकित सी उसकी बाहों में पड़ी थी। बस अब बहुत हुआ, मुझे तुम्हें सच्चाई बतानी होगी, गाजी एक फैसले पर पहुंचते हुए बोला और फिर जल्दी से शांजे को अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी की तरफ भागा। गाड़ी की पिछली सीट पर एहतियात से उसे लिटाया और खुद भागते हुए ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। रश ड्राइविंग करते और बार बार पिछली सीट पर शांजे की चेहरे की तरफ देखते उसे आधे घंटे का सफ़र उसने 10 मिनट में तय करके हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर मेरी वाइफ को देखें प्लीज़, गाजी ने चीखते हुए डॉक्टर को आवाज़ दी। इस वक्त उसकी खुद अपनी हालत ख़राब थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे और क्या ना करे। अरे गाजी साहब आप? डॉक्टर गाजी को पहचानते बोला। डॉक्टर बाकी बातें बाद में, अभी पहले इन्हें चेकअप करें, गाजी ने दुष्ट लहजे में डॉक्टर से कहा। ओके, आप परेशान ना हो, मैं इन्हें कुछ नहीं होगा। गाजी की कंडीशन देख डॉक्टर जल्दी से बोला और नर्स को बुलाकर शांजे का चेकअप करने लगा। नुमान साहब, आज सब घर वालों को अपने रूम में इकट्ठा किए, कोई ज़रूरी बात करने वाले थे, इसलिए सब घर वाले नुमान साहब के कमरे में जमा अब बैठे उनके पुरसोच चेहरे की तरफ देख रहे थे, जो किसी गहरी सोच में गुम थे। भाई साहब बताएं आप सबको आज सच्चाई। एहसन साहब ने नुमान साहब से कहा तो सब घर वाले चौंके। कैसी कौन सी खास बात है जिससे घर के बच्चे और खातिन लाइन थी, सिवाय जवार, इश्मा, हमजा और मिशा के? ये दरअसल बात यह है कि शांजे का निकाह एहसन, हसन, दानियाल और मैं बचपन में ही करवा चुके थे। नुमान साहब ने आखिरकार सबके सरों पर बम फोड़ा। घर की ख्वातीन के साथ साथ हादी शहसवार और शहीर सैयद सानी भी फटी आंखों से नुमान साहब के चेहरे की तरफ देख रहे थे। ये क्या कह रहे हैं आप भाई साहब? आयशा बेगम काफ़ी देर बाद हैरान होते चेहरे के साथ बोली, जबकि सदफ बेगम भी बेयकीनी से अपनी मजाजी खुदा को देख रही थी। तो दानियाल साहब सदफ बेगम की नज़रें खुद पर महसूस करते नज़रें चुरा गए।
और नुमान साहब ने उन्हें पाशा के बारे में सब बताया, और ये भी कि फारिस सदफ फूफो का बड़ा बेटा है, शहरी यस्तानी का बड़ा भाई। उसी से शानज़े का निकाह करवाया था। जब घर की खातिन किसी अजीज़ के घर गई हुई थी तो पाशा के बाप की वजह से 10 साला फारिस गाजी से 1 साला शानज़े का निकाह करवा दिया गया था। शानज़े का सही से ख्याल फारिस ही रख सकता है, इसलिए कुछ दिन तक वो लोग आ जाएंगे तो हमें जल्द से जल्द उनकी रुखसती करवानी होगी। नुमान साहब ने बुलाकर उन्हें सारी बात बताते कहा, पर शानज़े उसे ये सब पता है क्या? सदफ फूफो खुश हुई कि उनकी लाडली शहजादी उनके बड़े बेटे की बीवी है, और उन्हें आज तक पता ही ना चल सका। शानज़े जब अगवा हुई तो हम ये समझे थे कि पाशा ने उसे अगवा किया है, पर पाशा से पहले गाजी ने उसे अगवा कर लिया। शानज़े इस वक्त गाजी के साथ है। शानज़े को इस वक्त गाजी अगर हकीकत बताता तो उसने यकीन नहीं करना था, इसलिए मैं एहसन, हसन और दानियाल साहब को बेखबर रखते गाजी को हुक्म दिया था कि फ़ौरन शानज़े से फॉर्मेलिटी के तौर पर निकाह करे। तो गाजी शानज़े से अब निकाह कर चुका है। नुमान साहब ने उन्हें कॉलेज से अगवा होने वाली सारी बात बताई तो सब घर वालों के चेहरे पर सुकून छाया कि शानज़े अपने ही शौहर के पास महफूज हाथों में है। उमर पता गरवाओ के पाशा इस वक्त कहाँ छुपा बैठा है। गाजी अपना गुस्सा जब्त करते उमर से बोला, मैं तुम्हारे कहने पर पहले ही इसके बारे में पता करवा चुका हूँ, पर वो कमीना शख्स पता नहीं कहाँ छुप कर बैठा है। पूरे शहर में पुलिस उसको कुत्तों की तरह ढूंढ रही है। उमर ने गाजी के थकान से चूर लगे चेहरे की तरफ देखते कहा, मुझे वो शख्स किसी भी हाल में चाहिए उमर, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, ज़मीन निगल गई हो या आसमान खा गया हो, कभी तो वो सामने आएगा ही। गाजी कुछ सोचते गुस्से से बोला तो उमर सर हिलाते तो उससे तसल्ली देकर चला गया। शानज़े को होश आया तो गाजी उसे लिए घर आया। इस वक्त कमरे में अपने सामने बेड पर बिठाया खुद कुर्सी पर बैठा था। मुझे तुमसे बात करनी है, गाजी ने चुप बैठी शानज़े से कहा। गाजी को उसकी चुप खाई जा रही थी कि वो इतना चुप क्यों है, गुस्सा दिखाए बात करे, पर शानज़े अपने लब्बों पर कुफ्ल लगाए बैठी थी। मैं तुम्हें आज सारा सच बताना चाहता हूँ, गाजी ने कहते हाथ अपने चेहरे पर पहने उस नकली मास्क को उतारा। शानज़े की नज़र जैसे ही गाजी के चेहरे की तरफ गई तो वो साकित से बैठे गाजी के चेहरे की तरफ देखती रही। मैं फारिस गाजी हूँ, तुम्हारी सदफ फूफो का बड़ा बेटा। तुम्हें शायद याद ना हो क्योंकि मैं पाकिस्तान आया ही बहुत कम हूँ। लास्ट टाइम मैं जब 10 साल का था तब आया था। पाशा का बाप एहसन नुमान हसन मामू के साथ बिजनेस पार्टनर में था, पर पाशा का बाप गलत कामों में इन्वॉल्व था, जिसमें वो हीरोइन, चर्च और कॉलेज की लड़कियां अगवा करके बाहर भेजता। तब पाशा मुझसे भी 5 साल बड़ा था। मैं 10 साल का था और वो 15। उसे अपने बाप के सारे कारनामों का पता था। जब नुमान मामू वालों को पाशा के बाप की हकीकत का मालूम हुआ तो नुमान मामू वालों ने उससे अपनी पार्टनरशिप कैंसिल की, जिससे पाशा के बाप को गुस्सा आया और वो धमकियों पर उतर आए, क्योंकि वो तुम्हारा रिश्ता अपने पाशा के लिए मांगना चाह रहा था। जब वो धमकियाँ देने लगा तो तब मुझसे भी मेरी मर्जी पूछकर डैड और मामू वालों ने हमारा निकाह करवा दिया। 10 साल का बच्चा कोई छोटा नहीं होता। मुझ में सारी समझ पूरी थी। अब फिर अपनी उम्र के बच्चों से ज़्यादा ज़हीन भी था। तब तुम 1 साल की थी तो मुझे तो तुम बचपन से पसंद थी, इसलिए तब फ़ौरन हाँ कर दी। और अब मैं बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक आर्मी ऑफिसर हूँ। जब कुछ ज़्यादा खतरनाक केसेस होते हैं तो मैं आफाक अंकल के कहने पर उन्हें हैंडल करता हूँ। फिर यहाँ पर तो तुम्हारा नाम आ रहा था, तुम्हारी पूरी ज़ात इन्वॉल्व थी, तो कैसे फिर मैं ये मिशन छोड़ देता। फिर जब तुम अगवा हुई तो नुमान मामू ने मुझे फिर से तुमसे निकाह करने का बोला, जिसकी वजह से फिर से तुम्हारे सामने निकाह हुआ। गाजी ने सारी बात बताते सर उठाकर देखा तो शानदार शशतर बैठी उसे बेयकीनी से देख रही थी। आंसू मत पाकर बहते हुए उसका पूरा चेहरा भी खो रहे थे। शानजे के आंसू देख गाजी का दिल कट कर रह गया। उसने ये कभी नहीं चाहा था कि हालात इस कंडीशन में आ जाएंगे और इस तरह से सच्चाई शानजे के सामने आएगी। ये मत समझना कि मैंने तब कोई मशहूरी में निकाह किया था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले से ही तुमसे बहुत प्यार करता था, जब मुझे खुद भी मोहब्बत के मायने सही से पता नहीं थे। गाजी ने ये कहते उसके पास आया ताकि शानजे के आंसू साफ कर सके, पर शानजे के साकित वजूद में हरकत हुई। गाजी को खुद के करीब आता देख वो बेड से उठकर झटके से दूर होते चीख पड़ी, चुप, एकदम चुप। समझते क्या हैं आप लोग? हाँ, जब चाह मुझसे सब कुछ छुपा लेंगे और जब चाह हद बता देंगे। शानजे रोते हुए बोली, क्योंकि ये इंकशाफ उसके लिए झटके से कम ना था। मेरी बात सुनो, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। गाजी बेबसी से उसे रोता देख आगे आया और उसे खींचकर अपने करीब कर लिया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो कैसे तुम्हें अकेला छोड़ सकता था? गाजी ने इंतहाई गंभीर लहजे में कहते उसके आंसू साफ करने चाहे, पर शानजे गाजी के गले लगते फूट फूट कर रो पड़ी कि गाजी से उसे संभालना मुश्किल हो गया। गाजी ने उसे खुद में समेट लिया। हमदानी विला में नुमान साहब की बात सुनते सब घर वाले खुशी खुशी तैयारियों में लग गए, और उधर हमजा सवार वाले वापस आए तो शानजे के अगवा और फिर बाकी सूरत हाल सुनकर उन्हें शौक लगा। बेशक उनको निकाह का पता था, पर पाशा की हकीकत के बारे में नहीं पता था, जिस वजह से वो घर वालों से नाराज़ सोफे पर बैठे थे। मामा, आपको हमें तो बताना चाहिए था ना कि शानजे अगवा हो गई है। हमजा खफा लहजे में और रिमशा से गोया हुआ।
बेटा हम सब आप लोग का हनीमून ख़राब नहीं करना चाहते थे, कश्यप बेगम ने रिसानी से उन्हें बताया। चाची जान इसमें हनीमून ख़राब होने वाली कौन सी बात है, शान से हमारी भी कुछ लगती है। आप लोगों ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। अब की बार जवार बोला, तुम्हारे बाबा ने मना किया था कि आप लोगों को परेशान ना किया जाए। रिमशा बेगम ने उन सबको देखते नवाज साहब का हवाला देते बताया तो वो लोग सारी लाते चुप हो गए। चलो अब मुंह फुलाए मत बैठो, उठो फ्रेश हो जाओ, थके हुए आए हो। रिमशा बेगम ने बात समेटते उन्हें कहा तो वो भी चुपचाप उठकर अपने अपने कमरों की तरफ चल दिए फ्रेश होने। मुँह हाथ धोकर डाइनिंग टेबल पर आई और बैठने के बजाय गाजी की तरफ देखने लगी। गाजी उमर से बात करने में मसरूफ था, ध्यान न दे पाया कि शानजे अब तक खड़ी है, तो उमर ने इशारे से उसे बताया और खुद डाइनिंग हॉल से निकल गया। क्या हुआ, खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। गाजी ने शानजे को देखते कहा जो नर्वस सी खड़ी अपने दोनों हाथों से दुपट्टे के पल्लों से खेल रही थी। गाजी चलता उसके पास आया और उसके दोनों हाथों को अपनी आहिनी हाथों में थाम लिया। क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रही हो। गाजी ने एक हाथ से उसका चेहरा ऊपर किया। मुझे घर जाना है, शानजे ने हिचकिचाते हुए कहा। घर भी जा रहे हैं, हम पहले खाना खाओ फिर चलते हैं। गाजी ने उसके गाल पर हाथ रखते नरमी से कहा तो शानजे की आंखें घर का नाम सुनकर चमक उठी। आप सच कह रहे हैं, शानजे ने बेचैनी से गाजी से पूछा। बिल्कुल सच, माय प्रिंसेस डॉल, चलो आओ। गाजी ने उसके चमकते चेहरे की तरफ देखते हल्की सी मुस्कुराहट से कहा और उसे लिए कुर्सी खींच के बिठाया। शानजे, गाजी हमदानी विला आए तो पूरे हमदानी हाउस को लाइटिंग से सजाया गया था कि ऐसा मालूम होता जैसे किसी शहंशाह की शादी हो। आखिर क्यों ना सजाया जाता। इस घर से सबसे बड़े बेटे की शादी और घर की सबसे लाडली नाजोपली के साथ शादी हो रही थी। हमदानी विला के मकीनों के लिए ये सब भी कम था। टाइम कम होने की वजह से फिर भी बहुत अच्छी और खूबसूरती से सही तैयारी की गई थी। हमदानी विला के सब मकीने इस वक्त लाउंज में बैठे गाजी और शानजे से मिल रहे थे, पर शानजे हसन साहब के गले लगते रो पड़ी और चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। चुप कर जा बहन, तुम्हारी रुखसती अभी हमने करनी है। अगर अभी से इतना रो लोगी तो लोग क्या कहेंगे, कैसी लड़की है जो रो भी नहीं रही। हमजा ने अफसोस से सर हिलाते शरारत से कहा तो सभी के चेहरे हमजा की शरारत समझते खिलखिलाकर हंस पड़े। कोई रुखसती नहीं हो रही, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, शानजा ने फूले मुँह से बोझिल आवाज़ में कहा, क्योंकि रोते रहने से उसकी आवाज़ कदरे ख़राब हो गई थी। कैसी लड़की हो बेशरम, खुद ही बोल रही हो कि मुझे शादी नहीं करनी। लड़कियां तो शादी के नाम पर शर्माती हैं और एक तुम हो। हमजा तो शानजे को छेड़ने से बाज नहीं आ रहा था। एक तो काफ़ी दिन बाद घर आई थी और दूसरा कुछ माहौल गर्म हो गया था तो शानजे को तंग करने लगे। सभी उनकी नोक-झोंक एंजॉय कर रहे थे। क्यों शर्माऊं, कहाँ किस किताब में लिखा है शर्माना है। शानजे ने भी दो-बुदू जवाब दिया। वो शानजे हमदानी थी जिससे शर्माने की उम्मीद रखना सरासर बेवकूफ़ी थी। शानजे की बोलती बस एक ही शख्स के आगे बंद होती और वो था फारिस गाजी, जिसकी गुर्बत में वो भूल जाती थी कि जवाब क्या देना है। चुप कर जाओ, परसों तुम्हारी मेहंदी और तुम हो कि कह रही हो। क्यों शर्माऊं गाजी भाई, अब अपनी खैर मनाएं क्योंकि आपका शानजे नामी आफत से पाला पड़ने वाला है। हमजा उसे तंग करने से बाज न आया और गाजी को भी घसीट लिया अपने गुफ्तगू में। बाबा अब इसे चुप क्यों नहीं करवा रहे। शानजे ने बुलाकर हसन साहब से हमजा की शिकायत की। मैं संभाल लूँगा शानजे को, बल्कि सीधा भी कर लूँगा। गाजी शानजे के तपे चेहरे की तरफ देखते गंभीर लहजे में बोला। एवं सुधार लेंगे, हाँ चुप करके बैठ जाएं, कोई शादी वादी नहीं हो रही। शानजे गाजी को सुनाकर पाँव पटकते वहाँ से वॉकआउट कर गई और पीछे सभी शानजे के झुंझलाने पर हंस पड़े और गाजी से आगे के बारे में तफसीली बात करने लगे तो हमजा भी सीरियस होकर बैठा। फिर आगे क्या करना है गाजी बेटा, नुमान साहब ने अपने बराबर बैठे गाजी से पूछा। फिलहाल तो मामू जान रुखसती हो और पाशा का भी पता चले कि कहाँ है तो आगे का लाएमल तय करते हैं। मैं शानजे को रुखसत करवाकर इस्लामाबाद चला जाऊँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता फिर पाशा आप लोग पर अटैक करे या आप में से किसी को नुकसान पहुँचाए। गाजी गहरी नज़रों से कुछ सोचते हुए बोला। पर फारिस बेटा तुम अकेले कैसे रहोगे शानजे के साथ। एहसन साहब ने गाजी से पूछा। मामू जान हमें ये रिस्क लेना होगा क्योंकि पाशा को ये पता है कि शानजे मेरे पास है, उसे ही नहीं पता कि फारिस भी मैं ही हूँ। अगर उसे पता चल गया तो ज़्यादा खतरे की बात हो सकती है। गाजी ने एहसन साहब और बाकी सबको समझाते हुए वो कहा। अभी हमें बस पाशा को पकड़ना जो ना जाने कितने मासूम जानों की जान ले चुका है, कितनों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है। फिर शहीद यही है, वो यहाँ की खबर रखेगा, आप मुझे अपडेट करते रहिएगा। गाजी ने शहर की तरफ देखते मजीद कहा तो शहीद ने सर हिलाया। चलो आगे भी अल्लाह मदद करेगा और सब अच्छा होगा, अभी जाकर आराम करो। नुमान साहब ये कहते उठ खड़े हुए और गाजी और बाकी सब भी थक चुके थे। सब अपने अपने कमरे की तरह रवाना हुए। अगले दिन बारात थी। ब्यूटिशियन को घर बुलाया गया था शानजे शहसवार को तैयार करवाने के लिए। शहसवार पिंक गोल्डन काम वाले लहंगे में तैयार हसीन परी लग रही थी। वहीं शानजे ने फारिस गाजी का पसंद किया हुआ लहंगा पहना था, ब्लड रेड कलर का लहंगा जिस पर नफासत से काम किया गया था। शानजे के नाजुक सराफे पर वह जच रहा था। फारिस ब्लैक और गोल्डन शेरवानी पहने किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। शहरी असानी ने वाइट और गोल्डन शेरवानी पहने अपने मर्दाना जहाज समेत दिल के शाइनसम लग रहा था। रुखसती भी बहुत अच्छे तरीके से हुई। जहाँ शहसवार रुखसती के टाइम पर हुई, अपने वालिदैन के गले लगकर
एक नई दुनिया बसानी थी उसे किसी और के संग। वही शानजे की आंख से एक आंसू भी ना निकला। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट हो रही थी। उसे तो इसी घर रहना था। घर आकर शहसवार शानजे को शहीर और फारिस के सजे कमरे में पहुंचाया गया, जहाँ वह दोनों अलग अलग कमरों में अपनी पुतल होती धड़कने लिए बैठी अपने अपने मजाजी खुदा का इंतजार कर रही थी। शहीर कमरे का दरवाज़ा खोलते कमरे में आया तो शहसवार को अपना इंतजार करते थे। दरवाज़ा बंद करते कदम कदम चलता बेड तक आया। अस्सलाम वालेकुम। शहीर ने गला खनकाते शहसवार को सलाम किया तो शहसवार ने सर के इशारे से जवाब दिया। शहीर ने बेड पर बैठकर उसका घूंघट उठाया तो कितने ही पल उसके सजे हुए रूप को देखता रहा, और फिर अपनी शेरवानी की जेब से मखमली डब्बिया निकालकर डायमंड का ब्रेसलेट निकाला और शहसवार से पूछा, इजाज़त है? शहीर के पूछने पर उसने सर हिलाया तो शहीर ने उसे ब्रेसलेट बनाते अपनी बाहों में समेट लिया। गाजी चलता हुआ बेड तक आया और शानजे के पास बेड पर बैठ गया। शानजे गैर इरादी तौर पर थोड़ा पीछे खिसक गई। गाजी शानजे की घबराहट से अपनी जगह लुत्फ उठा रहा था। तभी गाजी उसे मजीद तंग करने को उसका घूंघट उठाते चेहरे पर उंगलियों के एक एक नक्श को छूते उसके कान में सरगोशी में बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। गाजी की गर्म सांसों की तपिश उसकी कान की लू को छूकर अजीब सा एहसास पैदा कर रही थी। शानजे के हाथ पांव ठंडे हो रहे थे, धड़कनों ने अलग शोर मचाया हुआ था। गाजी शानजे कितने पास था कि उसे शानजे की धड़कनें बखूबी सुनाई दे रही थी। गाजी खुद के बहकते दिल को मजीद रोक न पाया और उसने शानजे को खींचकर अपने करीब कर लिया। गाजी की कुर्बत में शानजे का दिल मजीद तेजी से धड़कने लगा। कभी नाराज़ मत होना, गिले चाहे बहुत करना, रुलाना और बहुत लड़ना। सुनो, नाराज़ मत होना, कभी ऐसा जो हो जाए कि तेरी याद से गाफिल किसी लम्हे जो हो जाऊं, बिना देखे तेरी सूरत किसी शब्द जो सो जाऊं, तो सपनों में चले आना, मुझे एहसास दिलाना। सुनो, नाराज़ मत होना, कभी ऐसा हो जाए जिन्हें कहना ज़रूरी हो वो लफ्ज़ मुझसे खो जाए, आना को बीच में मत लाना, मेरी आवाज़ बन जाना, कभी नाराज़ मत होना। गाजी से अपनी बाहों में भरते गंभीर लहजे में गज़ल पढ़कर सुनाई तो शानजे शर्म से पानी पानी होते चेहरे के साथ गाजी के सीने में मुँह छुपा गई। तो गाजी ने भी उसे कीमती मता की तरह खुद में समेटता उस पर प्यार की बारिश की। अगले दिन वलीमे की तकरीब के बाद शानजे और गाजी इस्लामाबाद वाले घर में आ गए। शानजे इस्लामाबाद आना नहीं चाहती थी। सबके लाख समझाने पर गाजी के साथ वो रोती रोती इस्लामाबाद आई। गाजी से शानजे को उदास चेहरा देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वो शानजे के लिए कुछ सरप्राइज़ सोचने लगा। शानजे लाउंज में बैठी जब गाजी एक हाथ में शॉपिंग बैग लिए उसके पास आया। ये लो। गाजी ने वो शॉपिंग बैग शानजे के आगे बढ़ाते कहा। इसमें क्या है? शानजे ने शॉपिंग बैग को देखते सवालिया नज़रों से कहा। देख लो तुम खुद, और इसे पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ। गाजी ने उसके हाथ में शॉपिंग बैग पकड़ाते सोफे से उठाया। पर क्यों, कहाँ जाना है? शानजे को समझ नहीं आया कि गाजी क्यों जल्दी मचा रहा है। यार प्लीज़ जाओ ना, तैयार होकर आओ, बाकी का बाद में पूछ लेना, बल्कि देख लेना। गाजी उसके सवाल के बदले उसे अंदर भेजा तो वो भी मुंह बसोरते तैयार होने चल दी। शानजे ने रूम में आकर शॉपिंग बैग खोला तो उसमें एक खूबसूरत सी काम वाली साड़ी देख ताइश भरी नज़रों से देखते कहने लगी, वाह, चॉइस तो बहुत अच्छी है खड़ूस की। शानजे साड़ी को खुद से लगाते मिरर में खुद को देखने लगी और फिर चेंज करके वॉशरूम में घुस गई। कोई 1 घंटा लगाते हुए तैयार हुई। अब ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी इयररिंग पहन रही थी जब चुपके से बिना कोई आवाज़ किए गाजी ने उसे पीछे से अपने हिसार में कैद किया। क्या कर रहे हैं? शानजे गाजी की गिरफ्त से निकलने के लिए खुद को छुड़ाने लगी, पर गाजी की फुलाती मजबूत बाजुओं के हिसार से निकलने में नाकाम रही। उसने बालों का छुड़ा बनाया था, वो किसी आबशार की तरह बिखरता चला गया। गाजी ने एक हाथ से डायमंड का नेकलेस उसकी सुराहीदार गर्दन में सजाया और अपने लब्बों से हुक बंद करते हुए गोशी नुमा आवाज़ में कहा, ये तुम्हारी मुँह दिखाई का तोहफा। और फिर गाजी ने एक हाथ उसकी आंखों पर रखते उसे लिए बाहर की जानिब बढ़ा तो शानजे बोल पड़ी, कहाँ ले जा रहे हैं? चुप, अभी पता लग जाएगा। गाजी उसे लिए दूसरे रूम में आया और आंखों पर से हाथ हटाया तो हैरान से वो खूबसूरत से सजे कमरे को देखने लगी। पूरे कमरे को गाजी ने फूलों से महकाया था। बेड पर खूबसूरत सा गुलाब की पत्तियों से दिल बना था। शानजे हैरान सी कमरे को देखते गाजी की तरफ देखने लगी। ये मेरी जान, इसलिए कि तुम्हारा जो कल से कराची से आने के बाद आंखों से झड़ना बंद नहीं हो रहा, तो अपनी प्यारी सी वाइफ के लिए सब करना पड़ा। गाजी ने उसे खींचते अपने करीब किया। आई लव यू। मुसरत और जज्बात की रूह में बहकर शानजे गाजी के गले लग गई। गाजी तो शानजे की इस बेबाक हरकत पर शशदर रह गया और शानजे को खुद में समेट गया। चलो केक काटते हैं। गाजी सेंट्रल टेबल फूलों से सजी टेबल पर आया जहाँ चॉकलेट केक रखा था। दोनों ने मिलकर केक काटा और एक दूसरे को खिलाया। तो गाजी ने हल्का सा म्यूज़िक लगाया और शानजे को कमर के गिर्द हाथ डालकर दोनों कपल डांस करने लगे। मैंने आपको बुरा समझा, पर मुझे नहीं पता था कि मुझे अगवा करने वाला मेरा अपना कज़न शोहर होगा जो मुझसे इतना प्यार करता है।
शानजे ने गाजी से कहा, मेरी जान, किसी को तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं देना चाहता, फिर ये तो अगवा करना था। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान की बाजी लगा सकता हूँ। गाजी ने बगौर शानजे के चेहरे को तकते उसके माथे पर मोहब्बत की मोहर जब्त की। शानजे गाजी की मर्दाना गर्म दहकती गुर्बत में अपने शगरफी लबों को भींचे हुए थी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। गाजी एक हाथ उसकी कमर में डाले, दूसरे हाथ की उंगलियों से शानजे के चेहरे को छू रहा था। और फिर गाजी ने उसे अपनी बाहों में उठाया, बेड पर लिटाया। गाजी शानजे को खुद में समझ पर अपना प्यार निछावर करने लगा। उनके मिलन पर बाहर आसमान पर चांद भी शर्मा गया। सुबह गाजी और शानजे नाश्ता कर चुके थे कि गाजी को किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा, इसलिए वह शानजे को अपने साथ लिए गाड़ी में बिठाए ले आया। आपको काम था, आप कुछ चाहते, मुझे क्यों लेकर आए? शानजे ने गुस्सा दिखाते गाजी से कहा, तो गाजी उसकी बात सुनकर हंस दिया। वो इसलिए मेरी जान कि मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहता। गाजी ने अपनी प्यार भरी नज़रों से शानजे के चेहरे की तरफ देखते हुए शानजे का फूला फूला मुंह देखते गाजी ने गाड़ी एक साइड पर रोकते उसे अपने करीब खींचा। क्या कह रही थी? गाजी ने उसके कान के पास सरगोशी की तो शानजे गाजी की इस तरह रास्ते में गाड़ी रोकने पर घबराई। ये क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा? शानजे ने घबराए हुए लहजे में कहा। कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं देखेगा, तुम सिर्फ मुझे महसूस करो, मेरी धड़कनों को सुनो। गाजी ने गंभीर लहजे में कहते शानजे के माथे पर बोसा दिया। शानजे को गाजी के छूने पर करंट लगा। साइड होने के लिए वो छुड़ाने लगी। गाजी फिर से बोल पड़ा, कभी भी मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, कहीं भी, इस पल के लिए, और अब ना कहना कि तुम्हें अकेले छोड़ा था घर। गाजी की गंभीर लहजे में कहने पर और उसे एक साइड पर किया और फिर गाड़ी स्टार्ट की। पर शानजे अभी तक गाजी की मोहब्बत में खोई थी। जब होश में आई तो गाजी एक जगह पर गाड़ी रोक चुका था। मैं भी 5 मिनट में आता हूँ, गाड़ी लॉक कर लो, खोलना नहीं। गाजी ने एक हाथ से उसका गाल थपथपाते कहा और गाड़ी से निकल गया तो शानजे ने गाड़ी को लॉक किया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी जब कार के शीशे पर जोरदार धमाके से किसी ने बड़ा सा पत्थर उठाकर दे मारा कि शानजे डर के मारे उसका दिल उछलकर हलक में आया और रहे से औसान भी खता हो गए। गाजी को आवाज़ लगाना चाहती थी पर उसकी आवाज़ ही गले में कहीं दब गई। तभी किसी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसकी कलाई पकड़ते उसे खींचा तो वो होश में आई। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। थर-थर कांपते उसके चेहरे की रंगत जर्द पड़ी। उस शख्स ने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा था, इसलिए शानजे से पहचान न पाई। चलो, उस शख्स ने शानजे को एक झटके से पकड़कर बाहर खींचा कि शानजे को लगा जैसे उसका बाजू निकल गया हो। मुझे नहीं जाना। शानजे ने रोते खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश की। उस शख्स के हाथ की गिरफ्त बहुत सख्त की। चलो, उसने शानजे की चीखों पर ध्यान न दिया, उसे घसीटते हुए ले गया। वहाँ खड़ा हर शख्स पाशा के हाथ में पिस्तौल देखकर डर के मारे किसी ने शानजे की मदद ना की। हर शख्स दंग सा बस खड़ा तमाशा देखता रहा। थोड़ी देर बाद गाजी गाड़ी के पास आया तो गाड़ी की हालत देखते शानजे को ना पाकर ज़मीन आसमान घूमते हुए महसूस हुए। शानजे कहाँ हो? गाजी ने पागलों की तरह चीखते उसे ढूंढा। उसे लगा वो शानजे को खो चुका है। हर शख्स को पकड़ पकड़ कर पूछा पर कोई बोलने को तैयार न था। गाजी के दिल की दुनिया उजड़ रही थी। शानजे को ना पाकर उसे समझ नहीं आया वो क्या करे। पागलों की तरह ढूंढते दिन से रात हो गई कि थके हुए जुआरी की तरह ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा चीख चीख कर रो रहा था। शानजे कहाँ हो यार? वो 6 फुट का ऊंचा लंबा मर्द आधी रात के पहर रो रहा था कि कोई इसे इस हालत में देख ले तो उसके तरस खाए बगैर ना रह सके। तभी एक ख्याल उसके दिमाग में आया और उसने फटाफट मोबाइल निकाल कर किसी का नंबर डायल किया। उमर, मेरी बात सुनो। और फिर गाजी ने उमर से सारी बात की तो उमर ने बताया कि उन्हें पहले इत्तला मिल चुकी है कि पाशा शानजे को लेकर रफू चक्कर हो चुका है। जल्दबाजी में मुझे याद नहीं रहा तुम्हें बताना, इस वक्त पूरी पुलिस फोर्स आर्मी पाशा को ढूंढ रही है। उमर ने उसे बताया तो गाजी गुस्से के बायस दिमाग की रगे तन गई कि उसे पहले ख्याल क्यों नहीं आया। यह हरकत पाशा के अलावा और कौन कर सकता था। गाजी ने उमर को चंद ज़रूरी हिदायत दी और कॉल ड्रॉप करते जेब में रखा और कुछ सोचते हुए उठ खड़ा हुआ। पाशा ने शानजे को घसीट कर उसे लाकर एक कमरे में ज़ोर से फेंका ज़मीन पर तो शानजे खुद को संभाल न पाई और लड़खड़ा कर दूर जा गिरी। कौन है आप? क्यों लाए हैं मुझे? शानजे खौफ और डर से रोते पाशा से बोली तो पाशा ने अपने चेहरे से मास्क हटाया। शानजे पाशा का चेहरा देखते रीढ़ की हड्डी में सुनसनाहट दौड़ गई। बेशक तो उसे अपनी जान की नहीं बल्कि इज्जत की परवाह हुई। डर से कांपते उसने बड़े से दुपट्टे से खुद को कांपते हाथों में से छुपाया। पाशा शानजे को देखते ज़ोर से हंसा और उसके पास आते झटके से उसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ते गुस्से से गड़ाया। तुम्हें क्या लगा बच जाओगे तुम मुझसे? हाँ, तुम्हारा वो शोहर गाजी, अब देखना कैसे तड़पेगा। पल पल उसे ना तड़पाया तो कहना, अब जो शोहर मैं तुम्हारा करूँगा ना, गाजी देख देख कर तुम्हें अपनी मौत की भीख मांगेगा। पाशा ने उसके बाल इतनी ज़ोर से जकड़े कि उसके शानजे के आंसू बेख्तियार गालों पर बह निकले। ना ना मेरी जान, रोते नहीं, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है।
पाशा ने एक हाथ शांति के चेहरे से आंसू साफ करते हुए कहा। अपने चेहरे पर पाशा के हाथ को देखते शांति अपना सर झटकने लगी। इस वक्त उसे अपनी मौत पाशा की सूरत दिखाई दे रही थी। तभी शायद किस्मत को उस पर तरस आया कि बाहर से किसी ने आवाज़ दे डाली तो वो शांति को ज़मीन पर पटककर बाहर की तरफ चल दिया। शांति ज़मीन पर औंधे मुँह फूट फूट कर रो पड़ी। गाजी कहाँ हैं आप? आ जाएं प्लीज़। शांति रोते हुए गाजी को बुला रही थी, जिससे घर में किसी ने फूलों की छड़ी से न छुआ हो। पाशा जैसे दरिंदे के हाथ लग गई थी वो। गाजी पागलों की तरह पाशा को ढूंढ ढूंढ कर पागल हो रहा था। इस्लामाबाद का पूरा चप्पा चप्पा छान मारा था, पर पाशा का पता नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर जब वो हारे हुए जवारी की तरह बैठा, जब एक फ़ोन कॉल ने उसके होश उड़ा दिए। हेलो, बहुत बेकरारी है तुम्हारी आवाज़ में। गाजी, अपनी बीवी को ढूंढ रहे हो? फ़ोन के उस पार पाशा की आवाज़ सुनते उसका रूम रूम कान बन गया। बस एक बार तो मेरे हाथ लग जाओ, फिर बताता हूँ तुम्हें। गाजी गुस्से से गर्राया। दूसरी तरफ पाशा गाजी की हालत देखकर ज़ोर से कहकर लगा हंस पड़ा। मेरी बीवी किधर है, बता। गाजी के दिमाग की रगें गुस्से से तन गईं। सब्र कर जा, बहुत जल्दी हो रही है तुम्हें अपनी बीवी से मिलने की, हमें भी थोड़ा फैज़याब होने दे इससे। पाशा की घटिया बात सुनते गाजी अपने हाथ की मुट्ठियां जोर से भींच गया। उसका बस नहीं चल रहा था पाशा को खुद के सामने लाकर कुत्ते की मौत मार दे। मेरी बीवी के साथ कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, गाजी ने धमकी में इस लहजे में कहा। और फिर 2-4 मजीद बातों के बाद पाशा फ़ोन बंद कर चुका था। गाजी ने फ़ौरन से अपना दिमाग चलाया और जल्दी से पाशा का बंद नंबर ट्रेस करवाने का बोला। और फिर 5 मिनट में उसे पाशा की लोकेशन का पता चला। पाशा इस वक्त घने जंगलों में कच्ची ईंटों से बने घर में चुपचाप बैठा था। हर गुनाह करने वाले इंसान की एक गलती ज़रूर होती है, और वही गलती पाशा से हुई। इसने कॉल ड्रॉप के बाद फ़ोन ऑफ नहीं किया। गाजी ने अपनी टीम को बुलाया और पाशा के ठिकाने की तरफ चल दिया। शांति ऐसे ही घुटनों के बल बैठी थी जब दरवाजे पर खटका हुआ और पाशा अंदर कमरे में दाखिल हुआ। शांति पाशा को देखकर डर कर पीछे हुई, पर पाशा की नज़रों ने शांति की हरकत को नोट किया। वो तेज़ी से शांति के पास आता उसके बालों को अपनी मुट्ठी में ज़ोर से जकड़ चुका था कि शांति दर्द के मारे चीख उठी। वहाँ तुम्हारा शोर तुम्हारे लिए तड़प रहा और यहाँ तुम उसके लिए आंसू बहा रही हो। छोड़ेगा नहीं गाजी तुम्हें, शांति दर्द से बेहाल होते आहिस्ता से बोली। क्या कहा? मुझे नहीं छोड़ेगा तुम्हारा उड्डो टेकेगा गाजी, मैं भी देखता हूँ क्या करता है वो। पाशा गुस्से की हालत में जुनूनी होते शांति पर पेदर पे तपड़ों की बरसात कर चुका था। तभी उसके मोबाइल की बीप बजी और वह दरवाज़ा बंद किए बगैर शांति को ज़मीन पर पटकते बाहर निकल गया तो शांति फूट फूट कर रो दी। रोते रोते से काफ़ी देर हुई जब उसकी नज़र खुले हुए दरवाजे पर पड़ी, जहाँ से कुछ देर पहले पाशा निकल के गया था। तभी एक झमाका सा उसके दिमाग में हुआ। ऐसे हाथ पे हाथ धरे वो यहाँ नहीं बैठ सकती थी। यहाँ पाशा के हाथों अपनी इज्जत कमाने से बेहतर है कि वो भाग जाए। ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ी गई तो जान से जाएगी। और भी शांति खुद में ही हिम्मत जमा करते बिना सोचे समझे दरवाज़ा खोले बाहर भाग निकली। यहाँ तक कि भागते हुए कच्चे मकान से दूर घने जंगल में पहुंच गई। भागते हुए कितनी बार वो गिरी, उसका सांस फूल चुका था, पर पाशा के हाथ लगने से बेहतर उसे भागना ही लगा। कितनी भागी, कितनी देर, उसे अंदाज़ा न हुआ। लेकिन जब उसका सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगा और भागने की हिम्मत न हारी तो वहाँ दरख्त के पीछे छुपे पत्थर के पास नीचे बैठकर उसने टेक लगा ली। गाजी अपनी टीम लेकर उस घने जंगल में पहुंच गया जहाँ पाशा की लोकेशन ट्रेस हुई थी। गन हाथों में लिए अलर्ट खड़े गाजी ने उन्हें अपना प्लान बताया और यह भी कि पाशा ने वहाँ कुछ लड़कियों को माल बनाकर छुपाया हुआ है और लड़कियों को कुछ नहीं होना चाहिए, और साथ मेरी बीवी को। सुन रहे हो ना सब? गाजी ने सख्त नज़रों से सबको देखते स्पार्ट लहजे में कहा। इस वक्त कोई गाजी के चेहरे की तरफ देखता तो एक बार देखकर ज़रूर डर जाता। सबके मारे उसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थीं। और फिर सबने चारों तरफ से घर को घेरा और कुछ ही देर में उन सबने मकान पर हमला किया जहाँ पाशा और उसके आदमी छुपे बैठे थे। गोलियों की आवाज़ सुनते पाशा हड़बड़ा गया, जल्दी से कमरे की तरफ भागा जहाँ शांति को रखा था। पाशा अपनी जान बचाने के लिए भागा के गाजी की नज़र पाशा पर गई। गाजी ने फ़ौरन पाशा की टांग में गोली मारकर उसे भागने से रोका और खुद पाशा तक पहुंचा। उमर और उसकी टीम घर के लेफ्ट साइड पर बने ज़मीन के अंदर तहखाने में मौजूद लड़की को बाहिफाजत निकाल चुके थे और पूरे घर का जायज़ा ले चुके थे, पर शांति उन्हें कहीं नहीं मिली। तो उमर जल्दी से गाजी के पास आया जो पाशा की गर्दन पर अपना बोझ जमाया खड़ा था। गाजी, शांति भाभी हमें कहीं नहीं मिली, बता कहाँ है शांति? गाजी गुस्से से कराते अपने पाँव के दबाव से उसकी गर्दन पर जोर डालते पूछने लगा। मुझे नहीं पता। पाशा के गले से पंसी पंसी आवाज़ निकली तो गाजी ने और देखा न था और बेदर्दी से पाशा को पीट डाला कि उसने ऐसे कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद की थी, कितनी ही लड़कियों की इज्जत वो ख़राब कर चुका था। बता कहाँ है मेरी बीवी? गाजी ने बूट उसके मुंह पर मारते पूछा। बताता हूँ, वो भाग गई है। पाशा के गले से हल्की सी आवाज़ निकली तो गाजी पाशा के मुँह पर 2-3 बार अपने बूट मारते पाशा को उमर के हवाले करते 2-3 आदमी अपनी टीम के लेते हुए जंगल की तरफ भागा। वो जंगल के बीचों बीच बैठी थी जहाँ गोलियों की दिल दिला देने वाली आवाज़ कानों को फाड़ती हुई आ रही थी। बहुत घबरा रही थी,
चीख निकलते निकलते रह गई थी उसकी। उसने अपने हाथों को सख्ती से अपने मुंह पर जमा लिया कि कहीं पाशा उस तक ना पहुंच जाए। डर के मारे उसकी जान निकल रही थी। डर और खौफ से उसकी हालत कायर हो रही थी। उसे लग रहा था कि वो गाजी से कभी नहीं मिल पाएगी। रोते हुए दिल ही दिल में वो अल्लाह से दुआ कर रही थी कि गाजी कहीं से जल्दी से आ जाए। दूसरी तरफ गाजी उसे पूरे जंगल में ढूंढते आवाज़ें दे रहा था। तभी कुछ आगे आते उसकी नज़र पत्थर पर पड़ी, जहाँ डर और खौफ से दुबकी शान से बैठी थी। आहिस्ता आहिस्ता गाजी अपने भारी कदम उठाता उस तक पहुंचकर उसके कंधे पर हाथ रखा। शानजे को लगा उसकी मौत करीब पहुंच गई है कि पाशा ने उसे पकड़ लिया है। उसे अपनी टांगें कांपती हुई महसूस हुई। इतना डर गई थी कि उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा और अपने हवास खोते हुए वहीं लहराकर गिरने लगी कि गाजी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। गाजी की नज़र अपनी बाहों में शानजे के चेहरे की तरफ गई। बेहोश होते चेहरे के गिर्द फैले बालों को हाथ की मदद से साइड पर करते उसकी नज़र उसके गाल पर पड़ी, जहाँ थप्पड़ की उंगलियों के निशान थे। गाजी ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां बेच ली। एक बार फिर गाजी को फिर से पाशा पर गुस्सा चढ़ा। गाजी इसलिए घर आया और डॉक्टर को भी बुलवाकर चेकअप किया। शानजे भी दवाइयों के ज़रिए से सो रही थी और गाजी उसके पास उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में लिए बेड पर बैठा था। शानजे को 1 घंटे तक होश आया तो आंखें खोलते उसकी नज़र गाजी पर पड़ी, जहाँ गाजी की भी आंख खुल गई। शानजे गाजी को देखते उठकर उसके गले लगी, फुट फुट कर रोती। गाजी ने आँख खोली। उसने अपने साथ लगी शानजे को रोते देखा और फिर उसके सर पर हाथ फेरते चुप कराने लगा। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? गाजी ने नरमी से पूछा। मैं बहुत डर गई थी। अगर आप ना आते तो क्या होता? शानजे हिचकियों में रोते बोली। ऐसे कैसे नहीं आता मेरी जान, मुझे तो आना ही था। गाजी ने उसका सर थपथपाते हुए कहा। चलो अब चुप कर जाओ, कुछ नहीं हुआ और उसको भी सबक सिखा चुका हूँ मैं। अब तक वो मौत की नींद सो चुका होगा और अब रो रो कर अपनी आंखों पर जुल्म ना करो। गाजी ने हल्के फुल्के अंदाज में कहते उसके चेहरा अपने दोनों हाथों के पहलों में लेते उसके माथे पर अपनी मोहब्बत की मोहर जब्त की। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती गाजी। शानजे ने बनाकर अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कर लिया था। मेरी जान, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्लीज़ रोना बंद करो और तैयार हो जाओ, हम घर चलेंगे। गाजी ने उसकी आंखों पर अपनी मोहब्बत की मोहर जब्त करते हुए कहा। शानजे सुर्ख होते चेहरे के साथ नजरें झुकाते गाजी के सीने में मुँह छुपा गई तो गाजी ने भी उसे कीमती मता की तरफ अपनी बाहों में समेट लिया और कुछ ही देर बाद वो घर के लिए रवाना हो गए, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए, जहाँ एक खुशबू का जहाँ उनका मुंतज़िर था। दी एंड। अल्लाह हाफिज़। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना हरगिज़ मत भूलें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करें।